हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर एक नई शुरुआत के साथ एमसीक्यू पार्ट 2 में हम पहुंच चुके हैं। एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। एमसीक्यू पार्ट सेकंड जो आगे है जूनियर अकाउंटेंट 2024 विद टीआरए के लिए। और देखा जाए बच्चों तो हमने 1 से लेकर 9 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। इस क्लास को देखने से पहले प्लीज पहले वो देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ दिक्कत नहीं आए। फिर भी कुछ बच्चे हैं सर इतना टाइम हमारे पास नहीं है, अदर फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है, की नहीं थी, अचानक से रिजल्ट आ गया भाई 15 गुणा में हमारा हमारा नाम शामिल है। भाई वो बच्चे डरे हुए हैं, फर्स्ट पेपर ही उनका वीक है, अब अकाउंट में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते सर, हम तो सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे। तो उनके लिए भी मैंने कुछ ऐसा किया है भाई, एमसीक्यू विद कॉन्सेप्ट। अब एमसीक्यू के साथ ही करें कॉन्सेप्ट क्लियर। तो भाई 100% तो नहीं बोल सकते, बट आपके काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और देखा जाए ना, मैं भाई आपको अभी डिले सिलेबस पे नहीं लेके जा रहा। जैसे कि 6-7 महीने अगर अपने पास पड़े हो तो अपन सब्जेक्ट की हिस्ट्री प्रकार वगैरह, ये क्या कहता हूँ आप, अकाउंटिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग के प्रोसेस, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, है ना, अकाउंटिंग रूल्स, उनके अंदर नहीं घुस रहे अपन। थ्योरेटिकल पार्ट है, 1 मिनट का पार्ट है अपने, ये शायद 9-10 टॉपिकों का है सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक में से थ्योरी का है 1 से लेकर 10, मतलब 9-10 जो भी अपना टॉपिक है, याद नहीं है मुझे, 10 दिन पहले सिलेबस देखा था, इतना दिमाग में नहीं रहता, खूब सारे सिलेबस है मेरे, फर्स्ट ईयर से फाइनल 11-12 सारे प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, इतना याद नहीं रहता कि क्या सिलेबस में कितने टॉपिक थे। तो भाई लोगों, मतलब कि एक फर्स्ट टॉपिक है जो थ्योरी का, अभी तक मैंने नहीं कराया है। जब मैं कराऊंगा ना उसको, तो पहले आपकी कुछ अकाउंट के बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, फिर थ्योरी पढ़े ना तो मजा अलग ही होगा उस चीज का। जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, व्यापार का मालिक व्यापार को पैसे दे रहा है, व्यापार का मालिक व्यापार को पैसे दे रहा है, तो व्यापार के लिए लायबिलिटीज है। तो बच्चे सोचते हैं, आर्ट्स और साइंस के बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हो गया, मालिक खुद अपने ही व्यापार में पैसे डाल रहा है। अरे भाई उसका अपना व्यापार है, लेकिन कॉमर्स की लैंग्वेज में व्यापार अलग चीज है, व्यापारी अलग चीज है। दोनों को अलग अलग, मतलब उनकी दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है ना। तो जब भी व्यापारी व्यापार में पैसे डालेगा वो कैपिटल बन जाएगी। चाहे शुरुआत भी, मैंने काफी वीडियोस देखे टीचरों के, वो कहते हैं इनिशियल में जो पैसा डाले, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, इनिशियल संपत्तियां बनाए, व्यापार का मालिक इनिशियल में दे वो पूंजी, इनिशियल में नहीं। व्यापार का मालिक कभी भी का मतलब व्यापार स्टार्ट होने से लेकर 10 साल बाद भी अगर पैसों की जरूरत हो गई, ज्यादा पैसों, व्यापार का मालिक खुद अपनी तरफ से, मान लो कहीं बिजनेस नहीं कर रहा, कहीं जॉब कर रहा है, वहां से लाके बिजनेस में पैसा डाल दे, कभी भी डाल दे, जब भी डालेगा कैपिटल होगी। व्यापारी के द्वारा व्यापार में पैसा का आना कैपिटल, व्यापारी के द्वारा व्यापार से पैसा को जाना ड्राइंग। और कैपिटल जो होती है व्यापार की लायबिलिटीज होती है, दायित्व होता है। तो भाई बच्चे लोगों, ये अपने आप में एक अवधारणा बन गई। क्या बन गई? व्यापार का मालिक और व्यापार दोनों क्या है? प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा है। व्यापार का खुद का प्रत्यक्ष अस्तित्व है, व्यापार की खुद की एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट बॉडी है। तो ये प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा, क्या कह रहा हूं, मेरे साथ अगर आप ज्वाइन रहोगे ना, मेरे कहने का मतलब है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, थोड़ा फास्ट फास्ट डिटेलिंग बता रहा हूं। जैसे मेरे से आप जुड़ के रहोगे ना, धीरे 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 थ्योरी के फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएंगे, गारंटी से कह रहा हूं। और जब मैं उदाहरण है, कॉन्सेप्ट्स और ये अपने प्रिंसिपल दूंगा, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, उदाहरण और सिद्धांत दूंगा ना, तब आप कहोगे सर मजा आ गया। मतलब कि स्टार्ट से मैं थ्योरी उठाऊंगा ना तो उसको और डिटेलिंग करनी पड़ेगी। मैं अगर कहूँ प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा आपको मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं स्टार्ट से थ्योरी पढ़ाऊँ ना आपको, तो मुझे उसकी इतनी डिटेलिंग, इतने तह तक जाना पड़ेगा भाई, तब जगह आपके दिमाग में घुसेगी। स्टार्ट से ही कंफ्यूजन, सर व्यापार का खुद का मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग कैसे हो, तो एक ही बात है, आपके दिमाग में यही आएगा ना। लेकिन अब हम व्यापार के मालिक जब पैसा देता है उसका भी लेन देन करते हैं, कुछ निकालता है उसका भी लेन देन करते हैं। पार्टनरशिप में आओगे, बिजनेसमैन खुद बिजनेस से क्या ले रहा है? ब्याज, पूंजी पर ब्याज। बिजनेस खुद क्या करता है? व्यापार से आहरणों पर ब्याज। तो मतलब प्रत्यक्ष है, तभी तो मतलब एक आदमी दूसरे से कब ब्याज ले पाएगा, जब दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या कह रहा हूं, प्रैक्टिकली अगर आप जब सॉल्व कर लोगे ना कुछ चीजें, प्रैक्टिकली अगर आप, तो थ्योरी कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिकल से ही थ्योरी आती है, थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं आता। हम दिनचर्या में कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है, उसको हम रिकॉर्ड करके बुक हम उसका थ्योरी का नाम दे देते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिकल कीजिए, मेरे पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, गारंटी से कहता हूं। आज का टॉपिक होने के बाद आप जर्नल का उठा लेना, मार्केट से कहीं से भी मटेरियल, 100% एमसीक्यू हिट होंगे। अब मैं ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आते हैं अपन एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर। आ जाइए। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन,
आज हम उठाने वाला है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जो बच्चे मुझे रेगुलर स्टार्ट से देख रहे हैं उनके तो दिमाग में आगे होगी कि सर आज एक नया बम फूटने वाला है, और नया भी कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर शायद 8 और चैप्टर नंबर शायद 9, अगर ये दो लास्ट चैप्टर है मेरे 9th और 8, अगर उनके अंदर मैंने नॉन कैश की काफी हद तक आपको प्रैक्टिस करवा दी है इनडायरेक्टली, मतलब कि नॉन कैश में जो अप्रोच लगने वाली है ना, वो अप्रोच मैंने आपको बता दी है 8वीं और 9वीं क्लास में। ठीक है, दूसरी बात, नॉन कैश का मतलब क्या हुआ? व्यापार के अंदर भाई खूब सारे लेन देन होते हैं, है ना, जिसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे माल खरीदा, माल बेचा, मशीन खरीदी, मशीन बेची, वेतन चुकाया, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज चुकाया, बैंक में जमा कराए, ये सब अभी तक मैंने इनको कैश का रूप दे रखा था, सबके कैश ट्रांजेक्शन थे। मान लो हमने माल खरीदा और पेमेंट नहीं किया, 2-3 महीने बाद देंगे, आगे वाले से प्रॉमिस कर रखा हमने भी हम बाद में आपको पैसा दे देंगे, नॉन कैश हो गया ना, अभी हमने कैश दिया नहीं, तो आज तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना हमने माल खरीदा, किस पार्टी से खरीदा, किस पार्टी को पेमेंट करना है। जिस भी पार्टी को पेमेंट करना होगा फ्यूचर में करेंगे तो याद रहे, इसके लिए हमें उस पार्टी का नाम, नंबर, एड्रेस, डिटेल सब लेनी चाहिए। सही है ना, लेनी चाहिए ना, ओके। जिसको हमने माल बेचा है उसका नाम, उसका पता, एड्रेस वगैरह सब ले लेना चाहिए। और भाई साहब आपने माल बेचा तो उसका एक चेक भी ले लो ना, कहाँ दिक्कत है। तो मतलब अभी तक हमने उससे पैसा नहीं लिया है तो नॉन केस हो गया ना। तो नॉन केस ऐसे खूब सारे ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो लेन देन और एक होती है घटनाएं। अब सर की ये क्या नया लॉजिक है, नहीं बता रहा बेटा आपको, लेन देन घटनाओं में नहीं लेके जा रहा मैं, आपको कुछ प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में सीधा टॉपिक उठाएंगे ट्रांजेक्शन विद इवेंट्स। कुछ लेन देन होंगे उसके साथ घटनाएं हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं, माल खरीदा, माल बेचा, 100 बोरी खरीदी, 80 बोरी बेची, वापस हमने 100 बोरी खरीदी, 80 बोरी बेच दी, पीछे कितनी बोरी बची बेटा? सर पीछे बची 20 बोरी, सोच के बता दिया हमने तो वो क्या था? स्टॉक। तो स्टॉक की हमने कहीं एंट्री नहीं की, बट एक दो लेन देन का एक रिजल्ट आ गया, स्टॉक। माल खरीदा, माल बेचा, 100 का खरीदा, 120 में बेचा, आ गया सर प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट का कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री नहीं की, लेकिन एक प्रॉफिट आ गया। तो वो एक इवेंट मतलब घटना है ना। तो घटनाएं कुछ ऐसी होगी जो नकद ना तो व्यापार से बाहर जाएगा, ना व्यापार से नकद अंदर आएगा। कैश के गल्ले पे बैठे थे इतने दिन, हम कैश के गल्ले पे ठोक बजा के बैठे थे और कहा भी इस कैश के गल्ले को छोड़ना नहीं है। लेकिन अब क्या होगा भाई, कैश के गल्ले पे कितने ही बैठ रहे हो फिर भी आपको लेन देन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ऐसा कौन कौन से लेन देन होते हैं? जो भाई नंबर 1, क्रेडिट एंट्री, उधार की प्रविष्टियां। उधार की प्रविष्टि मतलब उधार माल खरीदते हैं, उधार माल बेचते हैं। कोई मशीन भी अपन उधार खरीद सकते हैं, मशीन भी उधार बेच सकते हैं। उधार का जहां लेन देन हो, मान लो भी मैंने आज माल खरीदा किसी पार्टी से और मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं, माल आ गया, लेकिन उधारी वाली पार्टी बन गई, लेनदार कैटर बन गया हमारा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैटर मतलब लेनदार बन गया। आज कैश नहीं किया फिर भी हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर कैश का रिकॉर्ड तो आपने सिखाया था, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। लेकिन अब उधार वाला रिकॉर्ड ये भी लगभग मैं 8 या 9 में मैं सिखा चुका हूँ, कुछ बच्चों को आता होगा, फिर भी यहाँ पर डिटेलिंग में बता रहे हैं। और वापस उधार की प्रविष्टि, ये भी क्या है? नॉन कैश है। उधार जब खरीदेंगे, उधार जब बेचेंगे, तब हमारे पास से ना तो कैश जाएगा ना कैश आएगा। तो सर ये एक तरह की नॉन केस एंट्री होगी हमारे पास, उधार की सारी। ठीक है, नेक्स्ट अजिए, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, प्राप्य बिल एवं देय बिल प्रविष्टियां। एक्चुअल में क्या है, आपने या तो कहीं नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है यार, बता दूं क्या? चलो इसके बारे में बात करेंगे आगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दो पार्ट है, एक तो बिल रिसीवेबल और एक बिल्स पेबल। होता क्या है, अभी हमने किसी को माल बेचा, अब आगे वाला बंदा पैसे नहीं दे रहा। आजकल के क्या भी युग में बिजनेस के इतने ब्रॉड लेवल हो गए, इतने बड़े बड़े लेवल हो गए, लाखों में हिसाब किताब होता है ना। माल बेचा, किसी आदमी ने बल्क मात्रा में एकदम माल खरीदा, एक बार दो रोकड़ में खरीदा, 2 बार रोकड़ में, 3-4 बार खरीदा, अपन को भी विश्वास हो जाता है कि यार 10-10 लाख का माल एक साथ खरीदा है, 1 लाख की तो बात है, उधार दे देते हैं। तो हमने माल उधार बेच दिया, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हमने उनसे हमने बिल लिखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने एक बिल रिसीव कर लिया, एक है ना, BR रिसीव कर ली। उस बेस पे हमने माल दे दिया, फ्यूचर में एक हम उनसे पैसा लेंगे, एक डेट डाल दी वगैरह वगैरह। चलो इसके बारे में जब इसका टॉपिक वापस उठाएंगे तब बताऊंगा इसी क्लास में। मतलब कि हम कैश नहीं ले रहे, हम उससे एक बिल के रूप में एग्रीमेंट ले रहे हैं, और हम उसको किसी से खरीद रहे हैं तो उसको बिल के रूप में एग्रीमेंट दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल होगा, पे कर रहे हैं तो बिल पेबल होगा। लेकिन नकद का व्यवहार इसमें भी नहीं होता, नकद लेन देन इस बिल पेबल और बिल रिसीवेबल में भी नहीं होता। तो भी सर एंट्री कैसे होगी, सब हो जाएगा। आगे चलिए,
ड्राइंग अदर देन कैश, मान लो व्यापार का स्वामी आता है, गले में से पैसे निकालता है, जेब में डालता है, चला जाता है, वो तो कैश ड्राइंग हो गई। कैश के अलावा क्या क्या ड्राइंग होती है? भाई व्यापार का मालिक आया, घर में माल कम हो गया और व्यापार से लेके जाता है, तो गुड्स की ड्राइंग। बिजनेस के अंदर कार ले रखी है, सेल्समैन को दे रखी है, अभी तो आप जाके मार्केटिंग करोगे, लेकिन घर में शादी ब्याह पार्टी में जाने के लिए वो कार लेके चला जाता है, 1000 रुपये का तेल डालता है, 200 का तेल तो वो कार में अपने खुद के खर्च के लिए निकाले, वो खुद के काम करने के लिए कार चला लेता है। तो कुछ डाला गया फ्यूल, जो खर्चा था व्यापार का, वो खर्चा खुद यूज भी ले रहा है, तो खर्चों की भी ड्राइंग कर रहा है, संपत्तियों की भी ड्राइंग कर रहा है। मतलब संपत्तियों की ड्राइंग कैसे? घर में मान लो यहाँ टेबल पड़ी थी व्यापार की, बच्चे की एग्जाम आ गए, उठा के लेके चला गया घर, खर्चा दिखा रखा है व्यापार में, वो संपत्ति व्यापार में दिखा रखी है, और वो अब यहाँ है ही नहीं। जब ऑडिटर चेक करने आएगा, फर्नीचर टेबल कहाँ है भाई, कि सर वो तो घर पे पड़ी है, तो यहाँ तो है ही नहीं। तो भाई ड्राइंग दिखाओ ना, आप घर पे लेके आओ पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ तो है नहीं, बिजनेस है, बिजनेस वो काम नहीं आ रही। कल को आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज दिखाओगे, लो ये एक वर्ड आ गया डेप्रिसिएशन, और ये भी नॉन कैसे आगे आएगा। अब आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे हो, आर्ट्स साइंस वाले बच्चे हो, डेप्रिसिएशन में क्या समझते हो, लेकिन आगे जाके वो भी समझा दूंगा, एक वर्ड आ गया मुंह से, सॉरी माफ करना। मैं ये समझ रहा हूँ आप जीरो हो भाई कॉमर्स में, अभी आपको डेप्रिसिएशन पता होगा, मुझे पता है नो डाउट, लेकिन मैं मेरी तरफ से हूँ कि भी आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं मुझे ये श्योरिटी है कि आपको कुछ नहीं आता है। मान लो भी संपत्तियों की ड्राइंग करी, ये समझ लो ना, अभी व्यापार में तो टेबल नहीं है ना, तो चेक करने वाला ऑडिटर क्या कहेगा, नहीं सर व्यापार में टेबल नहीं, मैं इसको ड्राइंग मानूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर नकद के अलावा भी ड्राइंग होगी, व्यापार का स्वामी व्यापार से कुछ भी लेके जाता है, नकद के अलावा कुछ भी चीज, वस्तु, माल, कुछ भी यूज लेता है अपने स्वार्थ सेल्फ के लिए, खुद के लिए यूज देता है, खुद के परिवार के लिए यूज देता है, खुद के दोस्त के लिए यूज देता है। मतलब व्यापार के स्वामी के इंस्ट्रक्शन पर व्यापार के अलावा कहीं पे भी कोई चीजें यूज हो रही है, वो पर्सनल यूज मानी जाएगी, है ना। जैसे मान लो लाइट का बिल भरा, खुद का भी भर दिया, घर का भी भर दिया और व्यापार का भी भर दिया, तो घर खुद का भरा वो तो क्या है ड्राइंग, व्यापार का भरा क्या है व्यापार का खर्चा, ऐसे। तो कुछ खर्चे खुद के भी कर दिया, तो ड्राइंग होगी व्यापार की। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मान लो हमने माल खरीदा, ये फर्क नहीं पड़ता भाई रोकड़ खरीदा उधार खरीदा, हमने माल खरीदा और कुछ दिन बाद वो माल खराब निकला, हमने उस परचेज को रिटर्न कर दिया, और हम रेगुलर उससे खरीदते हैं, ये थोड़ी है उससे पैसे मांग लेंगे, सर ये कुछ माल खराब आ गया, ये वापस लेके जाइए। तो भाई हम मान लो 10 आदमी से माल खरीदते हैं, 10 20 30 40 50, हमारे हम खूब लंबा चौड़ा मार्केट है, हर जगह जगह से माल खरीदते हैं। अब किस बंदे को माल हमने लौटाया, मान लो रोज माल लौटाने का काम हो, सबका 10-10% खराब हो, सबको लौटा रहे, किसको कितने रुपए का माल लौटाया, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ी। सिर्फ माल व्यापार से वापस गया, परचेज किया माल वापस गया, उससे और कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो परचेज रिटर्न कर दिया, या सेल्स बेचा हुआ माल था, हमारा माल वापस आ गया, अब उसे दूसरा माल हमें वापस लौटाना है, सही माल लौटाना है। खराब माल होगा वही वापस जाएगा, जैसे हमने माल खरीदा, खराब माल आ गया, वो माल अब हम वापस दे रहे हैं, तो वो जो बेचने वाला बंदा था वो वापस हमें क्या करेगा, फ्रेश माल देगा, अच्छा माल वापस देगा। तो इसमें भी क्या हुआ, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, ये ऐसी एंट्रीज है जिसमें ना तो केस आता है ना केस जाता है, पार्टी व्यवहार होता है इसमें। नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स या एसेट, माल की हानि हो गई, माल लेके आए पड़ा है, हमारा बिजनेस जैसा है, फ्री सैंपलिंग करनी पड़ेगी, फ्री सैंपल दिए, डिटर्जेंट का बिजनेस है, जाते हैं जहाँ छोटे छोटे पाउच देते, देखो सर कपड़े धो के दिए गणा, 10 किलो तो हमारा फ्री सैंपल में चला गया, एडवर्टाइजिंग के खर्च हो गए, है ना, वो माल का। मान लो आग जल गई, माल ना, आग जली, माल जल गया, साथ में आग जली, संपत्तियां भी, वो फर्नीचर वगैरह कंप्यूटर वगैरह वो भी जल गया। तो क्या है, माल, आग जलने से माल जलाए, उससे कोई कैश की गले में कुछ फर्क पड़ा क्या? आप गले पे तो बैठे हो सर, अपने खाता गले के ऊपर बैठ जाओ, अरे ऊपर बैठ जाओ, मतलब डिंगे, सॉरी उसके ऊपर कुछ डिगा के नहीं बैठना है, मतलब वह आपका पड़ा है भाई, गले में से गैस कम नहीं होना, फाइनली कहना मेरा मतलब ये है। तो भाई संपत्तियां जली है, माल जलाया, तो माल व्यापार से कम हुआ है ना, तो उसका भी लेन देन लिखना पड़ेगा, बिना कैश तो इनका भी लेन देन होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, संपत्ति खरीदी, मशीन, आज मैं कार खरीद के लेके आया व्यापार के लिए, मार्केटिंग के लिए, 10 लाख की थी भाई, बढ़िया ट्रक खरीद के लाया, मिनी ट्रक खरीद के ले आया, कार लेके आया, कुछ भी, तो क्या 10 लाख में लाया, 2 दिन बाद वो 10 लाख में बिकेगी वापस, और सर नहीं कैसे बिकेगी, हम तो उसको 10 लाख में उस व्यक्ति से, हमसे क्यों लेगा कोई, सीधा शोरूम से ही जाके लेगा ना, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई ना। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है संपत्तियों का चलने से उनकी वैल्यू में गिरावट आती है, मतलब उनकी उत्पादन क्षमता में ह्रास आता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको ज़्यादा मूल्य में नहीं बेचा जा सकता, तो संपत्तियों में की वैल्यू के अंदर जो कमी आ जाती है उसको बोलते हैं मूल्यों का ह्रास हो जाना। तो ये मूल्य ह्रास होने से क्या हमारा गले में से पैसा कम हुआ क्या? सर गले में से तो नहीं हुआ, संपत्तियां कम हुई, इसका भी हिसाब किताब कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कैश कम नहीं हुआ, फिर भी लिखेंगे। बैड डेब्ट्स, हम किसी व्यक्ति में से
पैसा मांग रहे थे, हम किसी में से पैसा मांग रहे हैं तो देनदार पैसा देगा, लेकिन वो दे नहीं रहा, वो दिवालिया हो गया। दिवालिया व्यक्ति के ही अकाउंट में बैड डेब्ट्स लिखा जाता है। एनीवेज, अब मान लो कोई कितना भी मना करे तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, केस चलेगा वगैरह। जब कोर्ट कहते भाई ये बंदा दिवालिया है तो उसी का ही बैड डेब्ट्स। ऐसे नहीं कि मान लो भाई ने भाई को माल बेचा, उसने पैसे तो दे दिए, जब ने जेब में डाल दिया और यूं ही लिख दिया बैड डेब्ट्स, पैसे डूब गए साहब, तो हम घाटा शो कर देंगे। ऐसे नहीं होता। जो व्यक्ति दिवालिया हो जाए, जानकारी के लिए बता दूं, बैड डेब्ट्स उसी को बनाया जा सकता है जो व्यक्ति कोर्ट द्वारा दिवालिया हो गया और उस व्यक्ति के पैसे हमारे भी फंसे हुए थे, वहां से जब हमारे पास नहीं आएंगे ना, तो ही डेब्ट्स माना जाएगा। हम किसी जान पहचान वालों को माल सेल कर देते हैं, बिल दे देते हैं, उससे कैश ले लिया, जेब में डाल दिया और बाद में कहते वो आदमी तो सब दिवालिया हो गया, डूब गया पैसा। कोर्ट नोटिस होना चाहिए अपने पास, पार्टी एक्चुअल में दिवालिया होनी चाहिए, उसके पैसे डूबे हैं तो वो। एक क्या होगा, मान लो हमने किसी को माल बेचा, अब उस स्थान पे जा रहे हैं, वो आदमी नहीं मिल रहा, फिर भी हम दिवालिया नहीं बोल सकते उसको, फिर भी हम बैड डेब्ट्स नहीं बोल सकते उसको। हम पुलिस केस करेंगे, तफ्तीश होगी, कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पुलिस वहाँ जाएगी, जांच करेगी, वास्तव में पार्टी है नहीं, पार्टी भाग गई, वहाँ से हमें एक लिखित में लेना पड़ेगा, फिर हम उस अकाउंट से बनाएंगे, ऑडिट होगी, तब साथ में वो एफआईआर रहेगी, एफआईआर की कॉपी रहती है, एफआईआर की कॉपी होगी ना, तभी माना जाएगा भी हाँ इस बंदे ने खूब प्रयास किए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, बंदा नहीं मिला, अब वास्तव में इसके पैसे डूबे हैं, तो ही बैड डेब्ट्स किया जाएगा। भाई ऐसे बैड डेब्ट्स ओपन नहीं होते। बैड डेब्ट्स क्वेश्चन तो आपको बोलेगा, क्वेश्चन तो नॉर्मली बोल देगा पैसे डूब गए एंट्री करो, हमें तो डूबने की एंट्री करनी पड़ेगी, डूबो तुरंत, तभी माना जाएगा, तब आगे वाली पार्टी दिवालिया हो। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बताया और आगे भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों के सुधार की प्रविष्टि, है ना, थोड़े मिस टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना एक टॉपिक है बेटा इसका, ये पूरा टॉपिक अपन उठाएंगे। मान लो गलत एंट्री हो गई, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इन दोनों को क्रॉस करके एक एंट्री बनाई जाती है, उस एंट्री को रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री कहते हैं, सुधार, अशुद्धियों के सुधार की प्रविष्टि कहते हैं। इसमें भी क्या हुआ, ना तो गले में से केस आया, ना गले में से केस गया, कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना तो बिजनेस में केस आ रहा है इस वजह से, ना बिजनेस केस जा रहा है, कुछ गलतियां ही हो गई, उस गलतियों को सुधार कर रहे हैं, तो वो प्रविष्टि में कहाँ कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ओके। नेक्स्ट, डिस्काउंट, मान लो हम किसी बंदे में से मांग रहे हैं पैसे, 1000 रुपये मांग रहे हैं, हम चले गए उसकी छाती पे, दे दे भाई 1000 रुपये दे दे, वो कह रहा आप तो 900 रुपये ही है, दे दे, नहीं नहीं अभी नहीं दूंगा, अरे भाई आज दे दे 900 रुपये, समझ लेना तूने 1000 रुपये पूरे दे दिए, नहीं मांगूंगा तेरे में से, पूरा खाता क्लियर, पूर्ण रूप से भुगतान मान लूंगा तेरा, अब 1000 रुपये तुमसे नहीं लूंगा, वर्ड पे ऊपर ध्यान देना, पूर्ण रूप से तेरा भुगतान मान लूंगा, तूने मुझे कर दिया, मैंने पूरा का पूरा पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया 1000 रुपया, और तू दे दे मुझे 900 रुपया। 1000 रुपये मांग रहे थे, 900 रुपये ले लिए, उसका खाता खत्म कर दिया, खाता क्लियर कर दिया, इसका मतलब मांग रहे थे 1000, ले रहे थे 900, बीच का डिफरेंट 100 बट्टा हमने उसको छूट दे दी, तो हमारे लिए तो नुकसान है ना। 900 आए कैश का ट्रांजेक्शन, कैश आया 240, लेकिन बीच का जो 100 रुपये है वो नहीं आया सर हमारे पास, केस आया ही नहीं, वो क्या था, वो डिस्काउंट था, केस नहीं आया ना, तो नॉन केस माना जाएगा ये भी, ओके। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जैसे कि मान लो आज हमने कुछ लैंड और बिल्डिंग खरीदी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी सर, बढ़ेगी, लेकिन हमारे बैलेंस शीट में जब तक रीवैल्यूएशन की एंट्री उसकी नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं बढ़ेगी, जिस रेट में खरीदी वही रहेगी हर साल। जैसे 10 साल बाद वैल्यू बढ़ी तो हम एक वैल्यूअर को बुलाएंगे, वो वैल्यू करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा, हाँ भी आपकी इस बिल्डिंग की या इस लैंड की ये वैल्यू है, वो सर्टिफिकेट हम एंट्री के साथ अटैच करेंगे, उस एंट्री से हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, उस वैल्यू को बढ़ा के एंट्री में ले लेंगे, तो इसकी भी एक एंट्री करनी पड़ेगी भी, ना तो केस आया ना केस गया, हमने 1 लाख खरीदी तब केस गया था, आज से 10 साल पहले की बात है माना, तो आज हम उस संपत्ति की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, है ना, हिंदी में बोलते हैं पुनः मूल्यांकन, क्या बोलते हैं पुनः मूल्यांकन। तो ये एंट्रीज आपके पार्टनरशिप में होती है, मान लो 2 तो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर आता है, तो रुक भाई, वो आने वाला पार्टनर कहता है आपकी बैलेंस शीट दिखाओ, कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, आपकी पूंजी क्या है, सब चेक करूंगा, देखा अच्छा 1 लाख में लैंड और बिल्डिंग खरीदी, इसका हिस्सा मैं लेके आ जाऊंगा, हम कहेंगे ए भाई, पुराने पार्टनर कहेंगे भाई रुक जा, 1 लाख रुपए क्यों लाएगा, क्यों, बैलेंस शीट में तो आपके दिखा हुआ है 1 लाख रुपए की लैंड और बिल्डिंग है, भाई रुक, सिटी के अंदर 1 लाख रुपए में हमने आज से 20 साल पहले खरीदी, और आप बोल रहे हो आज भी वही वैल्यू है, आज इसकी वैल्यू 50 लाख है, उसने अच्छी बात है भाई,
तो कराओ वैल्यू, हमने वैल्यूएशन करो दी। पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टॉपिक है, तो ये एंट्री आपको मैं यहीं सिखा दूंगा, क्योंकि एंट्री के साथ सब तरह की एंट्री सिखा दो तो पार्टनरशिप में वहां हमें टाइम नहीं लगेगा, ये टॉपिक फास्ट से निकल जाएगा, वहां पे भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको एक टॉपिक हो जाएगा क्लियर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। जब पार्टनर आता है या पार्टनर जाता है या पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कंडीशन में फर्म का कोई रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ना। तो पुनर्मूल्यांकन करने की भी प्रविष्टि होगी, ना तो कैश आएगा ना कैश जाएगा, लेकिन एसेट्स की वैल्यू ऊपर या नीचे करनी पड़ेगी, दायित्वों की वैल्यू ऊपर या नीचे करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो ये कब होगा कैसे होगा वो पार्टनरशिप की बातें हैं, लेकिन इनकी एंट्री होगी, एंट्रियों का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा। देखा जाए तो भाई फर्स्ट टॉपिक से लेकर एंड टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस क्लेम है, तो ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बैलेंस शीट अगर आपकी तगड़ी है ना, तो इंश्योरेंस क्लेम भी आपको तगड़ा आएगा। अगर ट्रेडिंग पी&एल आपका तगड़ा नहीं है ना, तो इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल नहीं आएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम अच्छा करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट अच्छा आना चाहिए। कि सर क्या है ये, एमसीक्यू में एमसीक्यू का थंबनेल देख के घुसे हैं, लेकिन ये तो कुछ और लेके बैठ गए। बेटा एमसीक्यू हिट करना है ना, तो उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। एमसीक्यू विथ एमसीक्यू करिए कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, या एमसीक्यू हिट कीजिए क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, जो भी हमारे थंबनेल में था वो पढ़ के आए हो ना आप, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसके साथ साथ एमसीक्यू कराऊंगा। रिवोल्यूशन थोड़ा फास्ट चल लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में आगे से और बता रहा हूँ मैं। मेक प्रोविजन या ट्रांसफर की एंट्री, प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से पैसा कहीं अलग अलग जगहों में रख देना, है ना, उसको बोलते हैं प्रोविजन करना। आयोजन करना प्रॉफिट का, लाभों का, हानियों के लिए आयोजन करना, किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए करना, मतलब ये आयोजन करना। अभी इसके बारे में डिटेल घुस गए तो एमसीक्यू पीछे रह जाएंगे अपने। 12वां है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज करना। मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश डाला, कैपिटल वैपिटल वो स्टार्ट करके 1 साल पूरा हो गया। जैसे ही साल पूरा होगा तो हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे। जैसे ही साल पूरा हो जाएगा हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री करेंगे। क्लोजिंग एंट्रियों से ही प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। अच्छा सर ऐसी बात है क्या? हाँ, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। जब हम साल पूरा होगा तब अपन क्लोजिंग एंट्री करेंगे, उस एंट्रियों से ही खातों की पोस्टिंग चलेगी, और उस पोस्टिंगों से ही फाइनल अकाउंट बनेंगे। मान लो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा। सर ओपनिंग एंट्री, पहला साल पूरा हो गया, दूसरा साल स्टार्ट हो गया, पहला साल पूरा हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गई, दूसरा साल जैसे ही स्टार्ट हुआ, ओपनिंग एंट्री किए बगैर साल स्टार्ट नहीं हो, तो आपको ओपनिंग एंट्रीज वापस अगले साल के लिए करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पुराने साल के खाते आपको साइड में रखने पड़ेंगे, पुराने साल की बुकें आपको अलग रखनी पड़ेगी, नए साल की बुकें लानी पड़ेगी, उसके ऊपर ओम नमः स्वाहा स्वाहा लिख देना, शुभ लाभ लिख देना, स्वास्तिक बना देना, और जो पिछले साल की क्लोजिंग थी इस साल की अब ओपनिंग हो जाएगी, तो इस साल की ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग एंट्री कब होती है? वित्तीय वर्ष के अंत में क्लोजिंग एंट्री होती है, और ओपनिंग एंट्री कब होती है? वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग एंट्री होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो मैंने इतना कुछ बताया ना, हो सकता है इसमें से कुछ एमसीक्यू आ जाए। मैं मानता हूं आपका लेवल 0, आप 0, आपकी पढ़ाई 0। क्यों भाई, बहुत कुछ पढ़ा होगा, कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी, आर्ट्स और साइंस के बच्चे हो, तो मुझे वो अप्रोच लानी है आपके अंदर, वो जज्बा और कंटेंट और कॉन्सेप्ट घुसा देना है आपके अंदर, कि आपका दिमाग के साथ साथ हाथ चले टकाटक टकाटक टकाटक। इसको भी आए, ये नहीं भी चले ना, ये इसको अपना आप अकाउंटिंग आए, इस तरह से। चलो अब अपन जाते हैं अपने असली मुद्दे पर, आगे बढ़ जाओ भाई सीपे। ओके, पहली एंट्री क्रेडिट की। नॉन कैश ट्रीटमेंट का पहला ही ट्रीटमेंट है क्रेडिट वाला, उधार वाला, जो मैं 8वें और 9वें में काफी बार करा चुका हूं, फिर भी एक बार यहां कराते हैं भाई। उधार की प्रविष्टि, हम किसी को उधार माल बेचेंगे, किसी से उधार माल खरीदेंगे, तो उनकी एंट्री कैसे करेंगे? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है मेरे बच्चों को, कैश जब भी आता है डेबिट हो जाता है, कैश जब भी जाता है क्रेडिट हो जाता है। पहले जब भी व्यापार में कैश आएगा हम एंट्री में उस कैश को डेबिट कर देंगे, जब भी हमारे व्यापार से कैश जाएगा तो एंट्री में उस कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, अगर मामला उधार का है तो सर कैश तो ना आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट कैश के स्थान पर क्या कर लेंगे, उधार होने पर कैश के स्थान पर पार्टी का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने माल बेचा, फॉर एग्जाम्पल हमने माल बेचा, इतना ही लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब कैश बेचा है ना। तो एंट्री क्या हुई, कैश आया गया, सर कैश आया, कैश को डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख का माल, टू सेल्स अकाउंट
कितने की भाई? 1 लाख की। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। मान लो ये उधार हो, मोहन को 1 लाख का माल बेचा, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश आया क्या? सर कैश तो नहीं आया, उधार है। तो कैश के स्थान पर पार्टी का नाम, सेल तो सीआर होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स तो वही रहेगी, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना? सर 1 लाख। उधार है, किसको है भाई? कैश नहीं है यहाँ। कब कैश आएगा तब देखेंगे, अभी तो कैश नहीं आया। तो कैश के स्थान पर पार्टी का नाम, तो कैश यहाँ पर डेबिट है, इसके स्थान पर पार्टी कौन है? मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट 1 लाख से। हो गई ना उधार की एंट्री। कैश के स्थान पर पार्टी का नाम लिखना है जब भी उधार की एंट्री हो। आपको कैश वाला नियम अच्छे से आता है, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। माल बेचेंगे, कैश आएगा तो कैश डेबिट कर देंगे और सेल्स क्रेडिट कर देंगे। सर माल बेचा लेकिन उधार कैश नहीं आ रहा, तो कैश डेबिट को हटाओ, यहाँ पार्टी का नाम लगाओ। लगा लिया सर, एंट्री हो गई, मजा आ गया। ओके सर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चंस। मोहन को 1,000 रुपए का माल बेचा। अच्छा अच्छा अच्छा, मोहन को 1,000 का माल बेचा, डेबिट होगा। अब ध्यान रखना बेचा, क्वेश्चन में अगर माल और माल को खरीदने और बेचने से संबंधित भी क्वेश्चंस आता है तो आपको क्या समझना है? मोहन आ गया, इसका मतलब उधार ही है। एक मैंने और बताया था, खर्चों के साथ पार्टी का नाम आए तो उसको इग्नोर करना है। यहाँ खर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पर माल बेचा है, इनकम हो रही है, माल बेच रहे हो। माल के क्रय के और माल की विक्रय के साथ पार्टी आती है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, अपन काउंटर पे बैठे हैं, 1000 जने आए, हमने माल बेचा, बेचते रहे, किसी का नाम पूछा? सर नहीं पूछा। बाई द वे गलती से पूछ भी लिया, कोई इंसान प्यारा लगता है, हमने पूछ भी लिया, क्या हम उसका नाम पुस्तकों में लिखेंगे? सर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? अगर बाई द वे हमने पुस्तकों में लिख दिया, मालिक ने आके पुस्तकें चेक की, ये क्या है भाई कि मेरे किसी दोस्त का नाम है, तो वो झापड़ मारेगा खींच के, यहाँ पे क्यों लिखा? अच्छा लगा तो कहीं और लिखना, पुस्तकों में क्यों लिख रहा है? तो भाई पुस्तकों में कब लिखना है? जब उधार हो। फिर एक बार मालिक आया, पूछा ये क्या है? नाम लिखा हुआ है, किसका? मेरे दोस्त का। यहाँ क्यों लिखा है? सर उधार है ना, अभी माल बाकी है, पैसा लेना बाकी है, तो नाम तो लिखना पड़ेगा ना, किस आदमी का उधार है। इसका पता भी मेरे पास है, इसके मोबाइल नंबर भी मेरे पास, सब कुछ ले सकते हो जब अगर मामला उधार का हो, तो ये तो नाम ही है। तो आ गया नाम। तो माल बेचा है ना मोहन को, तो डेबिट क्या होगा? और मैंने मोहन के बेचने की एंट्री कर रखी है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधार की है। अमाउंट कुछ भी होना, वहां अमाउंट 10,000 है, यहाँ लाख है, उससे क्या फर्क पड़ता है? डेबिट क्या होगा? तो मोहन का खाता डेबिट होगा। ये रहा आंसर, मोहन का खाता डेबिट होगा। रोकड़ खाता नहीं होगा, रोकड़ खाता तो आएगा ही नहीं, मामला ही उधार का है। विक्रय खाता, विक्रय तो सेल्स, तो क्रेडिट होगा। मोहन का खाता, ओके सर आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। मोहन से 1,000 रुपए का माल खरीदा। अब मोहन को माल बेचा, थोड़ी देर बाद मोहन से वापस माल खरीदा, क्या दिक्कत आई? सर कोई दिक्कत नहीं आई। माल खरीदते हैं तो कैश की क्या एंट्री होती है भाई? पैसा जाता है टू कैश, ऊपर क्या हो जाता है? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने 1,000 का भाई? 1,000 रुपए का है, ये 1,000 रुपए लिख दिया। अब सर दिक्कत क्या है? कैश नहीं है, मोहन से है, पार्टी का नाम अगर उधार है, तो कैश के स्थान पर मोहन का नाम, कैश के स्थान पर मोहन का नाम। ओके सर लिख दो मोहन, मोहन। अब पूछा क्या है? क्रेडिट होगा, मोहन से 1,000 रुपए का माल खरीदा, क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा भाई? मोहन अकाउंट। रोकड़ खाता नहीं, रोकड़ तो हो ही नहीं सकता, उधार है ना मामला। विक्रय का खाता, विक्रय तो हो ही नहीं सकता। क्या यार दिमाग ही नहीं लगा रहे हो? माल खरीदा तो विक्रय कहां से होगा सर? एंट्री भी नहीं होगी। मोहन का खाता, हाँ मोहन क्रेडिट होगा, ये रहा। उपयुक्त में से कोई नहीं, पॉसिबल नहीं, आंसर आ गया भाई, मोहन का खाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ये सिंपल एंट्री, आर्ट साइंस के बच्चों के लिए सिंपल एंट्री, आर्ट साइंस कॉमर्स के बच्चों के लिए भी सिंपल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, प्राप्य बिल एवं देय बिल की प्रविष्टि। देखो भाई, ये जो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक टॉपिक है, उसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट या दो एलिमेंट्स है, एक तो बिल रिसीवेबल और एक बिल्स पेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किससे अभी पूरा बता दूं क्या इसके बारे में? अभी बता देते हैं, टॉपिक आ ही गया है तो बीच में और घंटियां बजेगी, सिलेबस बहुत लेंथी है और कभी नहीं बता पाएंगे भाई, चलो आज बता ही देते हैं, ठीक है? तो इसका कुछ है बैकग्राउंड, वो आगे लेके आ जाते हैं, फिर मैं कुछ ड्रॉ बनाऊंगा यहाँ कुछ। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ तक है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन थोड़े हटा देते हैं, दिमाग आप बार बार क्वेश्चन पढ़ने में नहीं जाए, ठीक है, और दिमाग यहाँ पे भी नहीं जाए। इसके लिए मैं कुछ लाइट कलर का पेन ले यूज लेता हूँ, तो आपको वो भी कुछ नहीं दिखे। हाँ, बार बार यहाँ पे दिमाग नहीं जाना चाहिए आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि दिमाग सिर्फ कहाँ टिका रहे, मैं समझाना चाहता हूँ वहीं टिका रहे, क्योंकि ये टॉपिक लेने के लिए मैंने कहीं पेपर नहीं छोड़ रखा था, यही पेपर मिलेगा, इसमें ही मुझे सारा सेट करना है। थोड़ा छोटा छोटा रहेगा, केस वाला तो वैसे भी आपको पता है, इधर वाली चीज़ है, ठीक है। एरेज ऑल लिंक। आ जाइए बच्चों, आज आपको कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझा देते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एक टॉपिक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक टॉपिक है, उसके दो बिल है। एक तो बिल क्या है, BR, बिल रिसीवेबल, और एक क्या है, बिल्स पेबल। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको भाई साहब थोड़ा मेरे साथ चलना पड़ेगा। हो सकता है इसमें से MCQ आ जाए, क्योंकि जनरल एंट्री में बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल की एंट्री है, तो हो सकता है इसका छोटा, आपको नॉलेज सारा होना चाहिए ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, थोड़ा नॉलेज मैं चाहता हूं भी आपको होना चाहिए, तो होना चाहिए सर। चलो करा दो थोड़ा नॉलेज, चाहता ही हो तो आ जाओ, थोड़ा तरीके से ही करा देते हैं। ये है मेरा दोस्त, इसने, ये मेरा दोस्त नाम क्या बताया आपको, पतलू लाल, ओके। इसने इस बंदे को माल बेचा, इतना डिटेलिंग में नाक भी बना देते हैं इनकी, बनाना देना भाई, नाराज हो रहे हैं, कितनी गंदी नाक बनी थी कब, नाक बना देते हैं। इसने इस बंदे को माल बेचा, बंदी समझ लो, मजे कर रहे हैं बेटे छोरे। हाँ, अरे मेरे यहाँ ऑफलाइन एक दो बच्चे बैठे हैं, अरे वो मजे कर रहे हैं। सेल, और वो भी कैसी सेल, क्रेडिट सेल, सेल तो नीचे लिखा हुआ है ना। ओके ओके, क्रेडिट सेल कर दी 1 लाख रुपए की, रुपीज कितना भाई, 1 लाख। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें क्या दिक्कत होगी। अब भाई साहब ये डेली माल बेचता है, खूब लाखों के माल बेचता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अब छोटा सा अमाउंट 1 लाख, इसके पास पैसा था नहीं कि सर पैसा नहीं है। अरे क्या बात करते हो, पैसा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता, हम तो किसी को उधार देते ही नहीं है। नहीं है सर, वापस माल ले जाओ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहां से दूंगा, है ही नहीं। अच्छी बात है यार, गरीब किस्म के इंसान हो यार, पैसे नहीं दोगे तो मैं माल नहीं दूंगा। ऐसा मत करो सर यार, मेरे वो ग्राहक खाली चले जाएंगे यार, कुछ ले लो यार भाई प्लीज यार, क्या ले लूं। ऐसा करो, मैं बिल लिख के देता हूं, उसके ऊपर आप एक्सेप्टेंस दे दो, बिल साइन करके दे दो। हाँ हाँ, आप मुझे बिल दे दो, बिल लिख के दे दो, चलो ठीक है। अब इस बंदे ने क्या रखा, एक लिखा, बिल लिखा। सर ये क्या मजा है, बिल लिखा है ना, बिल लिखा, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बिल लिखने वाला बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉवर, मतलब लिखने वाला, है ना, ये होगा ड्रॉई। ड्रॉई को क्या बोलेंगे भाई, स्वीकर्ता, स्वीकर्ता। थोड़ा ऊपर वाली लाइन सही कर देते हैं, स्वीकर्ता, स्वीकृति देने वाला। एक्चुअल में क्या हुआ, इधर देखो, ये जिसने माल बेचा है, ये बंदा, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। बंदा ए एक लिखेगा बिल, जिसके ऊपर होगी डेट, जिस तारीख को इसने माल बेचा है, ठीक है, और एक लिखेगा एग्रीमेंट, लिखेगा मैं बी जो इतने इतने रुपए का माल खरीद रहा हूं, और 1 लाख रुपए 3 माह बाद, कितने माह बाद, 3 माह बाद, अरे सॉरी, सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत काम की चीज है, ये याद रहेगी ऐसी तरीके से, 3 माह बाद रुपए 1 लाख ए को
अदा करने का वचन देता हूं, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा। और ये बंदा करेगा सिग्नेचर, ये क्या करेगा, इस पे साइन कर देगा। बी ने साइन किया, साइन भी करते हैं, कर दो सर, ये बी के साइन हो गया, बी के साइन, बी लिखा हुआ ना, बी लिख दिया, साइन कर दी, इस बंदे ने साइन कर दिए इस बिल पर। अब सिंपल सी बात है, आपको दिखने में क्या दिख रहा है, दो पक्ष। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में बोलते हैं विनिमय पत्र, क्या बोलते हैं बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं विनिमय पत्र, विपत्र, 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 विपत्र। थोड़ा यार राइटिंग मेरी जम नहीं रही है भाई, थोड़ी माफ कर देना इन चीजों के लिए। विनिमय विपत्र, ये बोलते विनिमय। विनिमय विपत्र के कितने पार्ट हो गए, एक तो हो गया बिल रिसीवेबल, प्राप्य बिल, दूसरा हो गया देय बिल। अब ध्यान रखना, इस बंदे ने बिल लिखा, लिखने वाला ये है, इसने इसको दिखाया, इसने साइन कर दिया, इसने बिल वापस ले लिया, समझा। अब ए ने क्या करा, वो बिल इससे साइन करा के बिल ले लिया वापस, तो बिल रिसीव किसने किया, इसने, है ना। तो ये प्रापक, प्राप्त करता भी है, ठीक है। ये देने वाला है, इसने दिया, ये देता है, स्वीकर्ता है ना। तो अब ध्यान दो, बी आर किसके पास है, सर बी आर जो है इसके पास है, इसने बिल रिसीव किया है, इसने बिल पे किया है, तो इसके लिए वही बिल बीपी है, इसके लिए वही बिल बी आर है। मजा आया ना। ये अपने खातों में जब लिखेगा तो बीपी लिखेगा, बीपी बिल दे बिल, इसके पास भी एक फोटोकॉपी रहेगी, ये अपने पंच कर देगा, जब भी इसको देखेगा इसको याद है, अच्छा ये बिल दे ही है, देना है, कब देना है, 3 माह के बाद। किसको देना है, ए को देना है, अदा करने का वचन देता हूं और मैंने साइन कर रखा है। और इसके पास बिल रिसीव कर रखा है, किसका, बी का। इसके ये लिखा हुआ है सारा सारा, ए ने, ए को देने का वचन किसने दिया, बी ने, और बी के साइन कर रखे होते हैं, ए का नाम इसके ऊपर लिखा होता है। लिखने वाला कौन है, ए है, ए ही लिख के देता है। बिल कौन बनाएगा भाई, माल बेचा किसने है, सर ए ने माल बेचा, बिल यही बनाएगा ना, बी थोड़ी बनाएगा। बी कहेगा नहीं तू हट कंप्यूटर से, मैं बिल बनाता हूं। बिल के साथ एक एग्रीमेंट बनाया है, वो भी ए ने, बिल बनाया वो भी ए ने, एग्रीमेंट पे साइन किया, एक प्रोफॉर्मा, इसका भी एक प्रोफॉर्मा फिक्स होता है। अदाकर्ता, स्वीकर्ता, लेखक, ड्राइवर, ड्राई, इन सब का वो एक प्रोफॉर्मा फिक्स होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। टाइम मिला तो मैं नेट से अपलोड करके इसका प्रोफॉर्मा भी आपको दिखाऊंगा, और ये बिजनेस के लिए जरूरी भी होता है। आजकल क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बी आर और बीपी अगर किसी के पास है, अगर ये पैसा नहीं देता है तो कोर्ट केस हो सकता है। चेक नहीं है, मान लो इसकी चेक बुक खत्म हो गई, चेक बनाने में टाइम लगेगा, तो बीआर से काम चला लेते हैं, ठीक है। और ये बीआर अगर इसकी बैंक में गुडविल बहुत तगड़ी हुई, इसकी डेबिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट भी है, बैंक की गुडविल बी की अच्छी है, तो क्या कर सकता है, बीआर को ये ए बैंक में लेकर रख सकता है और बैंक वालों से पैसा ले सकता है, पैसा ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। और मान लो बी की गुडविल बहुत खराब है, ए की खुद की गुडविल अच्छी है, तो ए जाएगा बैंक के पास, सर देखिए ये बीआर मेरे पास पड़ा है, ये एग्रीमेंट वगैरह है, मैंने उस बंदे को माल बेचा है, मेरा करंट अकाउंट है, अच्छा ट्रांजेक्शन है, मेरे पिछले 10 साल में, कितने ही सालों में मैंने बिजनेस आप लोगों के साथ किया है, मतलब बैंक के साथ ही तो क्या है, बैंक से इससे लेन देन होता है ना भाई, तो देखो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कभी कोई तरह का बाउंसिंग चार्ज नहीं है, तो सर मुझे 1 लाख रुपए उस बंदे से लेने हैं, उससे 3 महीने बाद आएगा, आप मुझे आज दे दीजिए। उसको बोलते बी आर को डिस्काउंटेड करवाना, बीआर को क्या कराना, डिस्काउंटेड कराना, तो उस बीआर से ये बंदा पैसे उठा सकता है। तो ये बीआर को कहाँ कहाँ काम ले सकता है, क्या क्या होता है, वो सब बताऊंगा। इससे पहले अपन एक चीज और जाते हैं, आपको कितने पक्षकार दिख रहे हैं, सर इसमें पक्षकार है 2, लेकिन मैं कहता हूं इसमें पक्षकार है 3। क्या बात करते हो सर, 2 मुंडी दिख रही है, तीसरी मुंडी नहीं दिख रही, इधर देखो। अब आ जाइए भाई साहब, मुंडी तीसरी दिखाते हैं। इसने लिखा, बिल बी को दिया, बिल बी ने एक्सेप्ट किया, और बिल सीधा किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, तब ये पेई बन गया, ई, ये क्या बन गया, अब ये इसके चेहरे पर पहले थी उदासी, थोड़ा उदासी बनाते हैं, इसके चेहरे पे पहले क्या थी, जब तक इसके बाद बिल एक्सेप्ट करके नहीं आया तब तो थी उदासी, जैसे ही बिल लिख के आया नोज हो गई मोटी, आ गई स्मेल, स्माइल है, स्मेल तो गंद होती है, स्माइल तो आ गई स्मेल। पेई, पेई का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, क्या होता है बेटा,
प्राप्त करने वाला, या बोल सकते इसको प्राप्त करता। क्या बोले? तो कितने पक्षकार हो गए? एक तो लिखने वाला, एक स्वीकृति देने वाला, एक प्राप्त करने वाला। तो लिखने वाला क्या हो सकता है? स्वीकृति से पहले तो हो गया लेखक, स्वीकृति मिलने के बाद क्या हो गया? प्राप्त करता। तो एक ही व्यक्ति ड्रॉवर पेई हो सकता है, ड्रॉवर हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो गारंटी से कहता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आपके क्वेश्चन आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्षकार होते हैं? पक्षकार होते हैं बेटा 3। कितने पक्षकार होते हैं? 3। चलो ठीक है सर 3 नहीं होते, तो आपकी जानकारी के लिए और बताता हूं थोड़ा आगे। ये क्या कर सकता है? बैंक को दे देगा कि सर ये बीआर ले लो, 3 महीने बाद ये बंदा पैसा आपको, जिसके पास बीआर होता है उसका पैसा होता है, जिसके पास बीआर होता है पैसा उसी को ही मिलता है। मान लो ये ए ही है, तो एक ही आदमी है, इस ए ने कर दिया सेल कर दिया, या इसमें से कोई और आदमी पैसे मांग रहा था उसको पकड़ा दिया। एंडोर्समेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। साफ करो क्या? इसने कर दिया बीआर का एंडोर्समेंट। क्या कर दिया? ये जो बीआर थी प्राप्तकर्ता बन गया, फिर इसने क्या करा? बीआर एंडोर्स। एंडोर्समेंट का मतलब होता है भी आपके विनिमय पत्र का बेचान बोल दो। क्या बोल दो? ये क्या आ गया यहां पर? विनिमय पत्र का बेचान बोल दो, या एंडोर्समेंट का मतलब यही बेचान ही हुआ। बीआर का बेचान कर दिया, मान लो बीआर का बेचान किसी और को दे दिया, है ना। एंडोर्सर बोलते हैं जिस बंदे ने लिया है। मान लो ये है सी। कौन है? सी। ए से पैसे मांगता था, इसकी जगह पे कौन हो सकता है? इसकी जगह पे हो सकता है बैंक। उसने बैंक को एंडोर्स कर दिया। मान लो बैंक का कोई ब्याज लोन बाकी था, इसने ये दे दिया बैंक को, दिया सॉरी एंडोर्स नहीं करेगा बैंक में, तो एक्चुअल में ये जमा कराएगा। बैंक में क्या करेगा? जमा करेगा। थोड़ा रॉन्ग जा रहे हैं अपन। ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा पेचीदा है इसका कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में मैं क्यों बता रहा हूँ बैकग्राउंड, पता है, ताकि बीआर की कभी एंट्री गलत नहीं हो आगे जाके। मैं देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में बीआर का कॉन्सेप्ट आएगा, डेटर का कॉन्सेप्ट आएगा, क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रेडिंग पी एंड एल का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पर बीआर एंडोर्स, बीआर रिसीव, बीआर पी, वहां अगर मैं सिंगल एंट्री सिस्टम है, सबके कॉन्सेप्ट समझने लग गया ना, चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो यह समझा रहे हैं। अभी एमसीक्यू भी कराएंगे इसके, ठीक है। और इस बैकग्राउंड का एमसीक्यू मैं अलग टेस्ट सीरीज में डालूंगा, वो आपको हैंडल करनी है। उसमें आंसर सही जाने चाहिए, गलत नहीं जाने चाहिए। इसी के अंदर मैं आप उल्लू जाऊंगा। सर एक तो चीज है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिए, एक्चुअली पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ये तो था भाई वो शपथ, है ना। ये बाकी तो और मैंने लिखने वाला, स्वीकृता, ये आप देखोगे तो आपको आराम समझ में आएगा। पीपीटी डाउनलोड करूंगा, टेलीग्राम चैनल में जाना, इसको लेना, अपने कॉपी में अलग से उतार देना, कभी भी देखो तो आराम समझ में आए। तो इसने बंदे ने एंडोर्समेंट कर दिया, किसी और व्यक्ति को बेच दिया। अब ये उसके पास पड़ा है, जब 3 महीने पूरे होंगे तो ये क्या करेगा? बी के पास जाएगा, भाई बी पेमेंट कर। ए फिर उस पर क्या लिखेगा? ए लिखेगा ए ने बेचान किया किसको? सी को, और ए ने कर दिए साइन। फिर यहां पर साइन किसके होंगे? ए के क्या होंगे? सिग्नेचर। और ये हो जाएगा सी के पास। तो जैसे कि पहले किसके पास था? ए के पास। ए से किसके पास चला गया? सी के पास। सी से कहां जा सकता है? डी के पास। डी से कहां जा सकता है? एफ के पास। फाइनली मान लो एफ के पास पड़ा है। तो इसके मेन किरदार तो कौन कौन थे? ए, और कौन कर रहे हैं? बी। और अब वो किसके पास है? इसके पास। 3, ऐसे मानो तो भी 3। और ए पहले क्या था? लेखक। लेखक कहते हैं पहले इसको, लिखने वाला। इसने इसके लिए लिखा, फिर इसने एक्सेप्टेंस दी, और यहां पे आया तो ये हो गया पेई। पेई। तो ये बंदा दो परिस्थितियों में लिखता है, तब तो लेखक ड्रॉवर, और फिर होता है पेई प्राप्त करने वाला। यही दो परिस्थितियों में दो व्यक्ति होता है, अलग अलग टाइम में, अलग अलग, है ना। तो मुख्य रूप से इसके 3 पक्षकार होते हैं। एक तो ए लिखते समय, और एक प्राप्त करते समय। प्रापक भी होता है ना, वो भी पैसे प्राप्त करने वाला होता है। एंडोर्समेंट जिसको बोलते हैं, मतलब कि किसी और लेनदार को दे दिया। ये लेनदार मान लो ये हमारे पैसे मांग रहे हैं, अभी साहब पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। हमने माल बेचा उधार है, तो हमारे पास पैसा था ही नहीं, तो हमने सी को दे दिया, एंडोर्समेंट कर दिया। किसको कर दिया? सी को। मतलब इसका मतलब क्रेडिटर। सी का मतलब क्रेडिटर्स को एंडोर्समेंट कर दिया। और सिंगल एंट्री सिस्टम आएगा ऐसा,
एक दो बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसमें आपकी ये सारी चीजें आएगी। मैं आपको अच्छे से पोस्टिंग सिखाऊंगा। पोस्टिंग जब आपने अच्छे से सीख ली ना, तो एंट्री के खाते बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा लेंथी कॉन्सेप्ट में घुसने की, खाते रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक वो अप्रोच देने वाला हूँ जो कोई टीचर नहीं देता। गारंटी से कहता हूँ, कोई टीचर नहीं देता बेटा। ये हो गया भाई बी आर और बीपी का कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में कि नहीं आया? अच्छे से आ गया? ओके। अब भाई सी, यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर्स। जब इसको किया एंडोर्स, इसको क्या किया? एंडोर्स। तो बी आर एंडोर्स जिसको की जाती है, बी आर एंडोर्स जब इसको की जाती है, किसको की? सर ये सी को की। किसको की? सी को। तो ये हो गया एंडोर्सर। क्या हो गया भाई? एंडोर्सर या एंडोर्जी, सॉरी, क्या हो गया? एंडोर्जी। ये हो गया सी, एंडोर्समेंट हुआ सी को। तो सी क्या बन गया यहां पर? सी बन गया एंडोर्स जी। एंडोर्जी क्या बोलते हैं इसको? एंडोर्जी ही बोलते हैं, एंडोर्जी। एंडोर्जी बोलते हैं, SEE, एंडोर्जी बोलते हैं। एंडोर्जी, एंडोर्जी का मतलब हो गया, हिंदी के जैसे बहुत खतरनाक वर्ड है, मैंने रट रखे हैं, रटे बगैर तो याद नहीं रहेंगे। हिंदी में एंडोर्जी को बोलते हैं पृष्ठांकिति। पृष्ठांकिति क्या बोलते हैं? पृष्ठांकिति। पृष्ठांकिति, या इसको हिंदी में एक और आसान सा वर्ड है जो आपको पता अच्छे से, महाजन। हमसे मांगने आया, हमसे कोई मांगना था, उसको हम क्या बोलते हैं? महाजन बोलते हैं। और महाजन इतने महान होते हैं कि उनको कुछ भी दो, खुश होकर बेचारे चले जाते हैं। तो उन्होंने BR लेके भी चले गए और बाद में 3 महीने का वेट करेंगे, इससे पैसा ले लेंगे। तो पृष्ठांकिति, पृष्ठांकिति का मतलब जिसके पास पृष्ठ के ऊपर आगे हमने अंकित कर रखा है। इस BR के पृष्ठ पर जो हमने आगे और अंकित कर रखा है, ए से आगे हमने सी को अंकित कर रखा है, पृष्ठांकिति आगे चला गया, ए से सी पे चला गया, इसके लिए मुझे याद रहता है पृष्ठांकिति, है ना भाई? महाजन। ये हो गए भी BR के कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत किसी को? सर नहीं दिक्कत है। अब मान लो इसने इसको बेचा माल और इसने इसको BR दे दिया, एज ए BR मिल गया, मतलब कैश मिल गया। अब एक चीज और, ये इस BR को लेके कहाँ जा सकता है? सर बैंक में जा सकता है। बैंक में जाके बोलेगा सर आप ऐसा कीजिए, BR रख लीजिए और मुझे कैश दे दीजिए। सर बैंक क्यों देगा? बैंक भाई इसकी गुडविल अच्छी हो सकती है या इसकी गुडविल अच्छी हो सकती है, साख पे ही काम होता है। उधारी काम किस में होता है? जिसकी पैठ अच्छी होती है उसी को उधार देते हैं। तो या तो इसकी गुडविल अच्छी होगी या इसकी गुडविल अच्छी होगी। मान लो एक ही खुद की गुडविल अच्छी है कि सर ये BR लो, मुझे पैसा दे दो, 3 महीने बाद मुझे ये पैसा देगा। इसे पता है 3 महीने बाद जो डेट होती है ना, उसके ऊपर डेट होती है, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको ही पता है, अनुग्रह दिन। तो उन 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अंदर देखो, वचन देता हूं, अदा करने का वचन देता हूं, एक आएगी इसके ऊपर डेट, उसको बोलेंगे ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर, ड्यू डेट मान लो 1/4/2023 थी, इसके अंदर प्लस करो 3, तो क्या हो गया? 4/4/2023। ये जो डेट है वो होगी भी मैच्योरिटी तिथि। मैच्योरिटी तिथि बोल सकते हो या इसको बोलते हो परिपक्वता तिथि। हिंदी में क्या बोलते हो? परिपक्व तिथि। अब यार हिंदी के वर्ड ऐसे ही है, परिपक्व तिथि। और आपको अच्छा इससे हिंदी याद हो तो वो याद कर लेना। ये होगी परिपक्व तिथि। परिपक्व तिथि जब ड्यू डेट होती है ना भाई, 3 महीने बाद ये डेट आपकी है, उस डेट को वापस पेमेंट करेगा बी, तो उस डेट को अपन बोलते हैं ड्यू तिथि। ड्यू डेट मतलब देय तिथि। क्या बोलेंगे इसको? देय तिथि। लेकिन देय तिथि के अंदर अनुग्रह दिन, अनुग्रह का मतलब एड डे, ग्रेस डे, ग्रेस, बाई ग्रेस, अपन कहते हैं ना बाई ग्रेस, ग्रेस लग गया, ग्रेस बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, बाई ग्रेस लग गया, तो 3 दिन और ग्रेस कर दो। ग्रेस का मतलब और जोड़ दो। ग्रेस का अपना 8 नंबर कम पड़ गया तब तो ग्रेस देते थे ना, वैसे 3 दिन और जोड़ दो, ग्रेस डे जोड़ दो। तो 3 दिन ग्रेस डे जोड़ने के बाद जो तिथि होती है वो होती है परिपक्वता तिथि। आज के हमारे इस टॉपिक में ये पढ़ाने का प्लान नहीं था, माफी चाहूंगा बच्चों, ये टॉपिक आ गया, टाइपिस्ट को दिया, उसने बनाया, एनिमेटेड बनाया, दिमाग में आया, कर दिया। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने जब पढ़ाया था ना तभी आया भी था। दूसरी बात, वीडियो 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद वॉइस खत्म हो गई, पता नहीं वो वायर या तो माइक का वायर हिल गया था, उस वजह से हम सेकंड टाइम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब
मैंने कहा अभी ये भी साथ साथ पढ़ा देता हूँ, आज आगे जाकर और पढ़ाना पड़ेगा, इससे बेटर है आज ही पढ़ा दूं ताकि आज ही बच्चों को अच्छे समझ में आए, ताकि यहाँ एंट्री में दिक्कत नहीं हो, किसी चीज का बैकग्राउंड पता हो तो एंट्री में दिक्कत नहीं हो। अब इसने बिल एक्सेप्ट करा तो इसके लिए बिल पेबल बन गया, इसको देना है, वही बिल इसके लिए बी आर है। आपके पास समझ में आ गया, इसके पुस्तकों में बीपी से एंट्री होगी। अब आप यहाँ के अकाउंटेंट यहाँ के बीपी की एंट्री करोगे और शाम को इसके घर पे जाकर अकाउंटिंग करोगे तो बी आर की अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, बी आर रिसीव एज ए कैश, क्या हो गया, बी आर दे दिया, मतलब एज ए क्या हो गया भाई, एज ए कैश जैसा हो गया ना, वो पता है बी आर का आपने लिया तो एज ए कैश जैसा हो गया। अब इससे पैसे मांगोगे नहीं, ये चुपचाप आके 3 महीने में दे देगा। मान लो आप इस पन्ने को लेके बैंक में देते हो, बैंक आपको पैसा दे देगा, है ना। बैंक पूरे पैसे नहीं देता है, वो डिस्काउंट करता है, तो कुछ चार्ज काटेगा, बैंक चार्ज, अपने चार्ज काटेगा, तब हम बोलते हैं बी आर डिस्काउंटेड, है ना। बी आर से पैसे डिस्काउंटेड करवा लेना, तो उसको बोलते बैंक में जाके बी आर दे दी, 1 लाख रुपए की बी आर दी, बैंक ने डिस्काउंट करके हमको 80,000 रुपए, सॉरी 98,000 रुपए दिए, 2,000 बैंक ने काट लिए। तो 3 महीने बाद जब बी उसको पूरा 1 लाख रुपए किसको देगा, बैंक जाएगा, देख भाई ए से हमारे पास शिफ्ट हो गई बी आर, पैसा ठीक हो, बी दे देगा तो बैंक चुपचाप ले लेगा, बी नहीं देगा तो एंडोर्समेंट बी आर डिसऑनर हो जाएगी, बी आर क्लियर, अच्छी अच्छी बी आर, बुरी बी आर बैड डेब्ट, मतलब सॉरी वो डिसऑनर्ड, तो वो गंदी बी आर, मतलब ये मान लो बुरी बी आर वो क्लियर नहीं हुई, डिसऑनर हो गई, है ना। तो बी आर जैसे ही डिसऑनर हो जाएगी ना, तो बी बैंक क्या करेगा, इससे चार्ज लेगा कि भाई टाइम खराब करा दिया, 2,000 तो तब काट लिए जब इसने 1 लाख दिए, अब इससे 1 लाख रुपए वापस लेगा, इससे 1 लाख रुपए वापस लेगा, दिए थे 98, 1 लाख लेगा, 2,000 तो कमा लिया ना। फिर इसे एंडोर्स हो गई ना, उसके भी चार्ज, डिसऑनर हो गई ना, उसके भी चार्ज कटेगा, तो वो बैंक लेगा, इससे बढ़िया है। फिर ये चार्ज किसे लेगा, 1 लाख रुपए इससे प्लस डिसऑनर होने के चार्ज, इससे कुछ और एक्स्ट्रा लेगा, तो ये भी कुछ खर्चे हो गए, आपको दिमाग में आएगा, बैंक चार्ज अलग से, डिसऑनर कब होगा, फिर ये इससे लेगा, ऐसा करके आपके कॉन्सेप्ट्स आगे आएगा। इसकी एंट्रियां भी मैं आगे कराऊंगा, अभी तो सिर्फ बी आर और बीपी की एंट्री कराऊंगा। ये इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब क्या है कि जगह थोड़ी छोटी थी, यहीं पे पढ़ाना था, एक पेपर एक्स्ट्रा ऐड किया नहीं, आगे आगे पीपीटीज है, तो सोचा इसी पेपर में पढ़ा दें। अब ठीक है, मान लो माल बेचा, उस बंदे को कैश देना था, एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब कैश तो आया नहीं, तो बी आर आ गया। बी आर जब प्राप्त होगा तो एज ए कैश जैसा होगा, कैश आता है तो डेबिट, बी आर भी कैश जैसा आई तो इसको भी क्या कर देंगे सर, डेबिट। और बिल्स पेबल, मतलब मान लो माल हमने खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश सी आर होना चाहिए, लेकिन कैश तो गया नहीं सर, बिल्स पेबल गया हमसे, हमने भी किसी का बिल एक्सेप्ट किया, बिल पेबल किया, तो क्या पता क्वेश्चन में लिखा है बिल एक्सेप्ट किया, खाता कैड होगा, बीपी खाता कैड होगा। अब वहां आप सोच लो, जब देखो मैंने क्यों लिखा है, एक्सेप्ट करना है ना, स्वीकारता, स्वीकारा, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, हमने बिल स्वीकार किया तो वहां बी आर नहीं होगा, वहां बी पी की एंट्री होगी, बिल लिखा तो बी आर की एंट्री होगी, है ना। व्यापारी ने 10,000 का बिल लिखा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल लिखा मतलब बी आर का हो गया, बिल एक्सेप्ट किया मतलब बीपी का हो गया। मान लो ए ही बी आर लिखता है और किसी दूसरे के साथ बी आर एक्सेप्ट करता है, तो बी आर लिखता है, बी आर एक्सेप्ट करता है, बी आर लिखता है कि मतलब बी आर की बात चल रही है, बी आर एक्सेप्ट करता है मतलब कि बीपी की बात चल रही है। तो क्वेश्चन में बी आर एक्सेप्ट करे, बिल एक्सेप्ट करे, बिल स्वीकारता है, इसका मतलब क्या हो गया, बीपी की बात चल रही है। बिल लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सर, बी आर की बात हो रही है। ये बी आर क्या होता है, लिखने वाले के, ये स्वीकारता है। यहां से अगर आपको नहीं दिखे तो पीपीटी प्रिंट डाउनलोड कर लेना बेटा, यहां दिखेगा स्वीकार करता है तो बीपी बनती है ना। मान लो मैं बिजनेसमैन हूं और बिल लिख रहा हूं किसी के लिए, तो मेरे लिए वो बिल वापस वहां एक्सेप्ट होकर मेरे पास आई, मेरे लिए बी आर बनेगी। और मैं हूं, लिखने वाला कोई और है, मैं स्वीकार करता हूं, तो मेरे उस बिजनेस के लिए वो क्या है, बिल्स पेबल है। तो वर्ड क्या कह रहा हूं मैं, दिमाग घुमाने वाले वर्ड आ गए। मैंने बी आर बीपी बहुत अच्छे से पढ़ाई, बी आर बीपी की खूब एंट्री करा दी, एग्जाम आ गया, बिल स्वीकार किया। हेलो सर, ये क्या होता है, बिल स्वीकार किया, तो आप क्या कर दोगे वहां, बी आर रिसीव की एंट्री ठोक के और वहां राइट करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। बिल स्वीकार किया मतलब बीपी की एंट्री थी भाई, बिल लिखा मतलब बी आर, बिल स्वीकार किया मतलब बीपी। ये कॉमन सेंस की एंट्रीज है, तो भी आपको गलती नहीं हो, ये इसलिए। और हो सकता है मेरी टेस्ट सीरीज में बिल स्वीकार किया लिखा हुआ आ सकता है, बिल ये अपने लिखा आ सकता है। समझ आ गया आप लोगों को? ओके, मैं चाहता हूं भाई जो मैंने पढ़ाया ना उसमें से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, आ जाइए आगे, डेप्रिकेट हो गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस,
मोहन को 1000 का माल बेचा, बिल प्राप्त किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ सकता था? बेचेंगे हम बिजनेसमैन, तो हम बिल क्या लिखेंगे? बिल लिखा, लिखा भी हो सकता था। क्या हो सकता था? बिल लिखा। बिल प्राप्त किया की जगह पे क्या हो सकता था? बिल लिखा। बिल लिखेंगे, बिल लिखेगा कौन? मान लो हम बिजनेसमैन है और ए का ही हिसाब किताब कर रहे हैं, तो ए बिल लिखेगा ना, तो बिल लिखेगा तभी इसको बीआर मिलेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, मिलेगा, वो बीआर रिसीव हो जाएगा। बीआर लिखा, उसको भेजा, उसने एक्सेप्ट किया, हमारे पास आया, एक्सेप्ट करते ही हमारे पास बीआर रिसीव हो गई, है ना। तो माल बेचा, तो सेल्स, टू सेल, आता है कैश, कैश आता है, कैश डेबिट टू सेल्स। सर कैश आ नहीं रहा है, तो बीआर आ रहा है, तो कैश को कर दो साफ, कैश के स्थान पर कैश आता है तो डेबिट, एज ए रिसीव क्या हो रही है? कैश के स्थान पर बीआर, तो बीआर डेबिट, तो बीआर अकाउंट डेबिट। तो भाई साहब बीआर अकाउंट डेबिट 1000 रुपए की, ये लो सेल्स, ठीक है। तो सॉरी, पूरा डिटेल बताता हूँ, रुको, आ जाइए, आ जाइए। क्या सर ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर नहीं कर रहा हूँ बेटा? वापस साफ क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा डिटेल में पूरा ही बता रहा हूँ एक साथ ही, क्योंकि कुछ बच्चे हैं समझ के आए हैं, दो दो एंट्री करके समझ के आए हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्टिंग एंट्री लिख दी। इधर आ जाओ वापस। मोहन को माल बेचा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1000 रुपया। ध्यान देना, ये हो गई एंट्री बेचने की। फिर उससे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? सर बिल प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? बिल प्राप्त किया। मोहन से बिल प्राप्त किया, तो एंट्री क्या हो गई? बी आर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। डेबिट होगा, अब डेबिट क्या होगा? एक्चुअली क्या है, मेरा डेबिट बीआर आंसर ही था, इसलिए मैंने बीआर टू सेल्स लिख दिया। अब माल बेचा, ये बेचने की एंट्री हो गई, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल के खाते में मोहन जाएगा, मोहन को माल बेचा, बीआर के खाते में मोहन आएगा। अब वो चीज छोड़ो, यहां आ गया समझ में आपको? तो बीआर क्या हो रहा है? डेबिट। किससे बीआर मिला? बीआर मिला मोहन को, मोहन से। किससे? मोहन से बीआर मिला, पार्टी से। बीआर किसका है? उसका नाम ड्रॉई, ड्रॉई का नाम। बीआर किसका है? उस ड्रॉई का नाम, है ना, बीआर मिला। तो अब इस एंट्री में जो बीआर की बिल प्राप्त किया, बिल प्राप्त हुई, ये हुई सेल की, ये हुई बिल बीआर प्राप्त की। विक्रय पर, विक्रय पर डेबिट होगा तो मोहन, बिल प्राप्त किया वहां पे डेबिट होगा, तो ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? बिल प्राप्त किया, इसकी एंट्री पूछ रहा है, क्या डेबिट होगा? डेबिट होगा बीआर। तो माना कि बीआर की एंट्री क्या होगी भाई? बीआर टू पार्टी, और बीपी क्या होगी? किसी पार्टी को हम देंगे ना, तो बीपी गया, तो टू बीपी, यहां पे क्या होगा? पार्टी, पार्टी अकाउंट यहां पर डेबिट। ऊपर थोड़ा ये पता नहीं चल नहीं रहा है, थोड़ा इश्यू कर रहा है। हाँ, आया समझ में? बीआर की अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टी मतलब पार्टी, और पार्टी अकाउंट डेबिट टू बीपी। बीपी हमारा जा रहा है कैश की, जैसे कैश जाता है तो सीआर होता है, वैसे कैश नहीं जा रहा सर, बीपी जा रहा है, बीपी को सीआर कर दो। ओके, हो गया, एंट्री हो गई। कौन सा खाता डेबिट हो रहा है? ये कैश किसने मारा भाई? मैंने ऐसा कुछ आंसर दिया ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे राइट कैसे आ गया? पहले से वो राइट पड़ा था, सॉरी। रोकड़ खाता, सर बीआर खाता डेबिट हो रहा है, रोकड़ खाता नहीं हो रहा है। विक्रय खाता, विक्रय खाता ऊपर वाली एंट्री में हो रहा है। मोहन का खाता, मोहन खाता क्रेडिट हो रहा है। प्राप्य बिल खाता, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट हो रहा है। सर ये देखो, बिल प्राप्त किया, ये अकाउंट डेबिट, मोहन पीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। आ जाइए आगे। मोहन से 1000 रुपए का माल खरीदा, मोहन से 1000 रुपए का माल खरीदा, भुगतान के रूप में बिल दिया, कौन सा खाता क्रेडिट होगा? अब भुगतान के रूप में हमने जैसे भुगतान करा, माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज टू मोहन। अब पार्टी को हमने क्या दिया? बीपी, तो टू बीपी। किसको दी बीपी? मोहन अकाउंट को दी बीपी। तो बीपी के साथ पार्टी ड्रॉई का नाम लिखा हुआ,
होना चाहिए, सॉरी ड्रॉअर का नाम, लिखने वाले का नाम लिखा होना चाहिए। बिल किसने लिखा होगा? बिल सर बीपी मोहन ने लिखा होगा। तो बीपी और बीआर के साथ पार्टी रहेगी, बीपी और बीआर के साथ क्या रहेगी बेटा? पार्टी रहेगी, ये ध्यान रखना है। बीपी और बीआर के साथ पार्टी रहेगी। बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बीपी, है ना। तो मोहन को चुकाया है बीपी का, है ना। माल खरीदा तक तो अलग एंट्री, भुगतान के रूप में बिल दिया, कौन सा खाता क्रेडिट होगा? बीपी का खाता क्रेडिट होगा। देय बिल, और यार विपत्र लिखा है, देय विपत्र, वी करो, वी वी, बी नहीं, वी है भाई। देय विपत्र खाता, पहला ही आंसर राइट। क्रय खाता नहीं, मोहन का खाता नहीं, मोहन खाता डेबिट होता है। यहाँ पे क्रेडिट पूछा गया है, क्या पूछा गया है? क्रेडिट। डेबिट पूछते तो मोहन का खाता आंसर होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। छोड़ो, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये मैं रखूंगा, पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल से ले लेना, कमेंट बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ओके, नेक्स्ट, ड्राइंग अदर देन कैश, मतलब कि भाई व्यापार का मालिक आता है, गले से कैश निकाल के जाता है, वो होती है कैश ड्राइंग, है ना। कैश के अलावा ड्राइंग कौन कौन सी होगी? जैसे भी मान लो माल सुबह आता है पतलू लाल, 1000 रुपए की टॉपी खा के चला जाता है, शाम को आता है हिसाब करता है, 1000 रुपए की टॉपी करके चला जाता है, सुबह से शाम तक 2000 की टॉपी खा के चला गया, तो महीने में कितनी? 30 दिन आता है, 60,000 टॉपी खा के चला जाता है। तो हिसाब तो बिगड़ेगा ना भाई, इतनी महंगी महंगी टॉपी रखते हैं, 500 रुपए की, या 1000 रुपए की टॉपी, एक टॉपी 1000 रुपए की है, भगवान इतना शौकीन है क्या खाने का? तो 1000 रुपए की टॉपी रखता है, खा के चला जाता है। भाई हिसाब किताब मुनीम जी नहीं रखेंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कल वही पूछेगा इतनी टॉफी कहाँ गई, इतनी महंगी महंगी आप खा के क्या? अरे नहीं सर, आप खाते हो रोज, तो मुझे हिसाब रखना पता है। तो क्या वो गले में से कह देके जाता है? नहीं, गले में तो हिसाब कभी छेड़ते नहीं है, खूब पैसे पड़े घर पे। टॉफी इतनी महंगी खाने का शौक है तो सोच लो गले में से क्यों लेके जाएगा? उसने तो हमें दे रखा है, आप बिजनेस करो, बस हिसाब किताब रखो, हम तो हिसाब बाद में ही करेंगे। लेकिन टॉफी रोज खा के चला जाता है, उसको टॉफी खाने का ही शौक था, इसीलिए दुकान खोली, कोई और खर्चे नहीं करके यहाँ आगे खाए, रोज खा के चला जाता है। क्या गले में से कैश जा रहा है? सर नहीं जा रहा है। तो नॉन कैश ड्राइंग होगी ना, तो माल की ड्राइंग कर रहा है, कैश की ड्राइंग नहीं कर रहा, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? तो इसमें देखो कौन कौन सी एंट्रीज आएगी भाई इसमें। कैश ड्राइंग मैंने लिख दिया साथ में, उसकी भी साथ साथ में आपको एंट्री करा दूं। गुड्स की ड्राइंग, गुड्स का मतलब माल की ड्राइंग, माल का आहरण, माल का आहरण, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस, मान लो भाई बिजली का बिल भरा, दुकान का भरा, साथ साथ में घर का भी पड़ा था वो भी भर दिया। अरे भाई पर्सनल खर्चा था घर का, वो बिजनेस के क्यों भरा? वो बिजनेस का खर्चा नहीं है ना, तो घर का खर्चा बिजनेस से भर दिया, बिजनेस का नहीं है तो बिजनेस के मालिक का है, तो मालिक के खुद का पर्सनल खर्चा करता है तो वो भी ड्राइंग कहलाता है। ओके सर, ये भी ड्राइंग, मतलब कि निजी व्यय, निजी व्ययों का भुगतान व्यापार से। पार्शियल, पार्टली एसेस्ट यूज, पार्टली एसेस्ट यूज का मतलब होता है आधी एसेस्ट तो घर के लिए यूज हो रही है, आधी एसेस्ट व्यापार के लिए यूज हो रही है। मान लो सेल्समैन लगा रखे हैं टॉफी बेचने के लिए, उनको एक वैन दे रखी है, चलो भाई वैन में टॉफी डालो और घूमो, मजे करो, माल बेचो, सब दिन घूमो, ठीक है। पूरे महीने घूमती है, लेकिन महीने के पिछले 3 दिन 4 दिन वो खुद लेके घूमता है, ठीक है। वैन पर्सनल यूज काम लेता है, घर के काम में लेता है, मान लो। तो भाई वो एसेस्ट है, पार्टली यूज हो रही है, कुछ कुछ टाइम तो मान लो कि 10 दिन यूज होगी घर में, 20 दिन यूज होगी व्यापार में, तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे भाई 100% व्यापार में यूज हो रही है, नहीं बोलेंगे ना। तो घर में भी यूज हो रही है संपत्ति, कार क्या है वो, सिर्फ वैन क्या है, उसकी संपत्ति है। मान लो बिल्डिंग लगा रखा है, बिल्डिंग एंट्री कर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख टू कैश, बिजनेस से पैसा टेक दिया, है ना। और बिजनेस का जो बिल्डिंग है उसमें आधी में तो खुद रहता है, आधी में दुकान लगा रखी है, ऊपर वाले माले में खुद रहता है, नीचे वाले में दुकान लगा रखी है, और पूरे की पूरी वैल्यू उसने बिजनेस में बता रखी है। तो जब चेकिंग होगी, ऑडिट वाला आएगा, हाँ भाई लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की, अच्छा 50 लाख कौन सी बिल्डिंग है? सर यही है। अच्छा यही बिल्डिंग इतनी सी, ये 50 लाख? नहीं सर ऊपर वाला बना हुआ है ना, जो ऊपर वाले बना है वहां पे क्या है, गोदाम है क्या? नहीं नहीं सर घर है। क्यों? खुद रहते हो? अच्छा अच्छा, खुद रहते हो तो भाई पूरी बिल्डिंग तो बिजनेस यूज नहीं कर रहा ना, आधी बिल्डिंग यूज कर रहा है बिजनेस, तो बैलेंस शीट के अंदर में से बिल्डिंग की वैल्यू आधी बाहर निकालो, आधी ही रहेगी, आधी बिल्डिंग की वैल्यू को ड्राइंग में डालो, तो वहां पर एसेट की एंट्री ड्राइंग में बदल जाएगी, ठीक है। पर्सनली, पार्टली, क्या लिख दिया यार, पार्टली एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज, क्या लिखना था, क्या लिख दिया, एक्सपेंसेस पार्टली पर्सनल यूज, कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस जो हो रखे हैं पार्टली, उसमें से आधे पर्सनल यूज हो रहे हैं। मान लो जो कार ले रखी है, हर महीने 10,000 का फ्यूल डालता है,
15 दिन तो बिजनेस में चलती है, 15 दिन लेके खूब दौड़ता है, खुद मजे करता है। 15 दिन 100 किलोमीटर चलती है, उससे अगले 15 दिन भी 100 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब आधा पेट्रोल फ्यूल जो भी डालता है उसमें डीजल, वो आधा तो बिजनेस में यूज आता है, आधा किस में यूज आता है, खुद के खर्चों में यूज आता है, घर खर्चों में यूज आता है। तो भाई खर्चे कुछ एक साथ हो गए, बिल तो आपको एक साथ व्यापार में मिला, वहां अगर आपने पेड कर दिया तो ड्राइंग की एंट्री कैसे होगी? तो इन सब का मैंने डिटेल अलग अलग ले रखा है ना। कैश ड्राइंग, कैश ड्राइंग तो सीधी सी बात है, नकद गया, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। टू कैश सर, कैश अकाउंट कितना निकाला, जो अमाउंट ऊपर क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यह अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। व्यापार से नकद आहरण डेबिट होगा, भाई नकद आहरण करो, डेबिट क्या होगा सर, ड्राइंग डेबिट होगा। रोकड़ खाता, रोकड़ तो सर क्रेडिट होगा। आहरण खाता, बिल्कुल सर। क्रय खाता, नहीं सर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है चलो। व्यापार से नकद आहरण क्रेडिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, रोकड़ खाता। नकद आहरण करोगे क्या जाएगा, सीआर हो जाएगा, रोकड़ खाता। समझ में आ रहा है अच्छे से? कुछ भी चीज समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नॉन कैश का पूरा काम होते ही अपन सीधा सिलेबस पे चले जाएंगे। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट का वीडियो और दूंगा 10वां, उसके बाद सीधा अपन सिलेबस पे जाएंगे और सिलेबस उठाएंगे फटाफट, 20-25 दिन में, 20 दिन में सिलेबस फ्री। नेक्स्ट, ड्राइंग अदर देन कैश, टॉपिक वही है, हेडिंग कैश के बाद दूसरी वाली ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग भाई? गुड्स की ड्राइंग, माल की ड्राइंग। देखो बेटा इधर देखो, इसको लिए अपन थोड़ा सा समझेंगे तो मजा आएगा। परचेज किया, फिर उसको अपन सेल करेंगे। मान लो 100 यूनिट, 100 बोरी बेच खरीदा, 100 यूनिट सेल करा, 80 यूनिट, पीछे कितना रहा सर, 20 यूनिट। क्या है तो एंट्री इसकी क्या होगी, परचेज टू कैश। सर यहाँ सेल टू कैश, और सर उल्टा लिख दिया, सेल करते थे कैसे आता है, क्यों उल्टा लिखते हो सर बार बार? दिमाग है कि नहीं आप में? आप होशियार हो गए भी मेरे से, मैं क्या करूं? सेल, कैश टू सेल। क्या इस दोनों एंट्री में कहीं भी आपको स्टॉक दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा। जब खरीदा तो परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जब माल बेचा कैश टू सेल्स। फिर भी ये स्टॉक का हमें सर अपने आप समझ में आ गया। जब माल खरीदते हैं तो माल बढ़ेगा, और खरीदेंगे 100 बोरी और बढ़ा, और खरीदेंगे और बढ़ा, बेचेंगे तो घटा, पीछे बच गया वो स्टॉक। ही समझ में आता ना, खरीदेंगे फिर बेचेंगे, बेचने के बाद जो पीछे बच गया वो अपना क्या है, स्टॉक सर। ठीक है, तो क्या सर सेल्स करते हैं तो ही माल कम होता है? हाँ बिल्कुल, और भी खूब तरीके हैं जिसमें माल कम हो गया। कैसे कम हो गया? मेरा वो मालिक आता है टॉफी खा के चला जाता है, माल कम हो गया। अच्छा सर, तो क्या उसको भी अपन सेल बोलेंगे? सुबह सुबह मालिक आया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अपन सेल लिख देंगे। अरे भाई सेल क्यों लिख दोगे? सेल का मतलब होता है पैसे आना। सर उधार हो गया तो फ्यूचर में आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? तो वो ड्राइंग करके खा के चला गया, माल बिका तो नहीं ना, तो सर सेल तो नहीं लिख सकते। तो सर हुआ क्या, माल कम हो गया, खा के गया बंदे ने, ड्राइंग कर ली तो माल तो कम हुआ है ना। तो सर माल कम होने को क्या लिखेंगे, परचेज हुआ तब क्या लिखा, डेबिट। इसी परचेज को कम कर दो, इसको कर दो टू क्रेडिट। मैंने आपको बताया ना 8वें टॉपिक में और 9वें टॉपिक में, जब भी किसी डेबिट को कम करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो। जैसे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन बेची कैश टू मशीन, उल्टी हुई ना एंट्री। 8वां नंबर देखा नहीं, देखा तो तुरंत जाइए नॉन कैश में मत आइए। अगर 8वां नंबर आपने नहीं देखा है तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ता हूं मैं, नॉन केस में मत घुसिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। और आर्ट्स और साइंस के बच्चों तो तुरंत प्रभाव से 1 से लेकर 10 टॉपिक जो मैं देने वाला हूं वीडियो वो जाइएगा, फिर एमसीक्यू में घुसिएगा। डायरेक्ट एमसीक्यू में एंट्री मत कीजिएगा, दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। ओके क्रिस्टल क्लियर कर देते थोड़ा। अब भाई माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, माल बेचते ही माल कम हो जाता है, पीछे स्टॉक हमें पता चल जाता है। 100 बोरी खरीदा, 80 बोरी बेचा, 20 बोरी पड़ा है, हमें पता चल जाता है सर। अच्छी बात है, बिल्कुल हमारा सर दिमाग ये तो क्लियर है। लेकिन माल खरीदा 100 बोरी, बेचा ही नहीं। 1000 टॉफी खरीदी मानो ना, मेरे दोस्त की पतलू लाल की जो टॉफी की शॉप है उसने 1000 टॉफी ला के रख दी कि अभी इतने से इस व्यापार करेंगे। 1000 टॉफी में महीने भर में एक भी टॉफी नहीं बिकी, 100 टॉफी खा गया। 100 टॉपी की उसने ड्राइंग कर दी, गुड्स की ड्राइंग होगी ना। तो माल कम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब परचेज करी, मैं एंट्री कर रहा हूं, मैं परचेज की, किसकी एंट्री कर रहा हूं बेटा, परचेज की एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश,
1,00,000 रुपया। क्यों? 1000 टॉफी थी इंटू 100 रुपए की एक टॉफी थी। अब उस बंदे ने ड्राइंग कर ली, उस बंदे ने क्या कर ली? ड्राइंग कर ली, खा गया। कितनी टॉफी खा गया? 1000 टॉफी, एक टॉफी 100 रुपए की, उसने 100 टॉफी खा ली। कितनी टॉफी खा ली? 100 टॉफी खा गया। पीछे टॉफी कितनी बची? 900 बची। ये 100 टॉफी खा गया इंटू 100 रुपए से, तो कितने रुपए की टॉफी खा गया? सर 10,000 का माल वो गटक गया, डकार भी नहीं खाई। तो इस 10,000 रुपए का माल खा गया, पैसे आए नहीं, सेल तो नहीं हुआ, ड्राइंग तो हो गया। ड्राइंग क्यों हो गया? सर मालिक जब पैसा लेता है तो ड्राइंग होती है, मालिक जब व्यापार से कुछ भी लेता है ड्राइंग होती है। मालिक ने व्यापार से माल ले लिया वापस और खा गया। कितने हजार का? 10,000 का। तो यहाँ माल बड़ा घटा। सर माल जब था खरीदा था 1000 बोरी था, 100 बोरी मतलब 100 1000 बोरी नहीं रहे, सॉरी 100 टॉफी, 1000 टॉफी थी। 1000 टॉफी में 100 टॉफी खुद ठोक गया बेटा महीने महीने में, है ना। पीछे कितनी बची? सर पीछे 90 ही बची। 90 इंटू 100 रुपए से बची, कितनी बची? सर 90,000 की बची। 90 नहीं, 100, 900 बची, सॉरी 900 बची। 900 इंटू 100, 90,000 की बची। तो भाई थी तब 1,00,000 की, अब कितनी है? 90,000 की। कहाँ गई 10,000 की? सर ये बंदा खा गया। तो परचेज कम हो गया ना, 1,00,000 अब परचेज किया हुआ कितना पड़ा है? 90 पड़ा है। स्टॉक में अब कितना पड़ा है? 90 पड़ा है। क्या ये माल बिका? सर नहीं बिका। तो क्या टू सेल्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या टू कैश लिख सकता हूं? मेरे व्यापार से कैश गया 10,000 का, नहीं लिख सकता सर। कैश तो गले में वैसा का वैसा पड़ा है, खाई तो टॉफी है उस पतलू लाल ने। तो भाई टॉफी खाई, स्टॉक कम हुआ ना। तो स्टॉक कम अगर सेल्स के अलावा किसी भी वजह से स्टॉक कम होता है तो परचेज क्रेडिट करते हैं। मेरा दिमाग से, ध्यान से, कान खोल के सुन लेना वापस। सेल्स के अलावा, विक्रय के अलावा जब भी किसी भी कारण से माल कम होता है तो सर परचेज क्रेडिट होता है। तो ड्राइंग की वजह से हुआ टू परचेज। कितना? 10,000। अब सोचो, टॉफियों की दुकान चल नहीं रही थी। सोचना, टॉफियों की दुकान चल नहीं रही थी। पतलू लाल बैठा टेंशन में, सर टॉफी की दुकान चल नहीं रही है और बैठे बैठे 10,000 की टॉफी मैं खा चुका हूं, डायबिटीज का पेशेंट हो जाऊंगा टेंशन और मीठा दोनों खाने से। क्या करें? कुछ नहीं करें सर, टॉफियाँ हमारी फैक्ट्री में ही बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। या हम खरीद कर आ रहे हो सर, खरीद कर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो, आसपास के बच्चे हैं ना उसमें टॉफियाँ फ्री में बांटो। क्यों? इससे क्या होगा? फ्री में बांटेंगे ना 10,000, आप ही खा गए 10,000 की, क्या फर्क पड़ा? 10,000 की टॉफी आप फ्री में बांट दीजिए। अच्छा अच्छा, उससे क्या होगा? फ्री में बांटने से आप के बच्चे जो फ्री में खाएंगे उनकी आदत बढ़ जाएगी, फिर यहाँ आके अपनी टॉफी लेके जाएंगे। हाँ ये सही है भाई। तो उसने क्या करा बताया? 100 टॉफी और निकाली, 900 में से 100 टॉफी निकाली। पीछे कितनी बच गई बेटा? 800 बच गई। इंटू कितने रुपए की? 100 रुपए की। कितने हजार की? 10,000 का उसने फ्री में बांट दी। तो बताओ माल कम हुआ कि नहीं हुआ? सर यहाँ पे भी माल कम हुआ। तो ये क्या गिरा? फ्री सैंपल। तो क्या टू परचेज? सर सेल के अलावा जब भी माल कम होगा अपन टू परचेज कर लेंगे। परचेज पढ़ नहीं पाए ना तो लोचा हो जाएगा दिमाग में। हाँ, परचेज अकाउंट कितने से भाई? 10,000 से। किस वजह से? फ्री सैंपल। अकाउंट डेबिट कितने हजार से? तो सर एक कारण नहीं है परचेज को क्रेडिट करने के, खूब सारे कारण है परचेज को क्रेडिट करने के। एमसीक्यू में आ सकता है, सभी एमसीक्यू सही हो सकते हैं। मान लो परचेज सीआर कब होता है? क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू के टाइम बताया था, परचेज क्रेडिट कब होता है? नॉन केस की एक एंट्री लेके आया था मैं, बड़ा ये नॉन केस की एंट्री है। मैं जब भी पीछे कुछ पढ़ाता हूं समझ लेना फ्यूचर को कुछ कोरिलेट करके पढ़ाता हूं। जब भी कुछ पढ़ाता हूं वो चीज फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगी और दासू वाली काम आएगी। वो चीजें ही पढ़ा रहा हूं, फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, बकवास चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं। आपके 100% काम आने वाली है, उस चीजों को समझ लो, देख लो भाई। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा मत देखना। इसको पूरा देखने से पहले मेरा कम से कम 8 और नंबर भी देख लेना, उससे पहले वाले जर्नल के सारे देख लेना, और उससे भी अच्छी अगर तैयारी करनी हो फर्स्ट से लेकर 9 तक सारे वीडियो देख लेना भाई। दिल से कहता हूं, कुछ भी नहीं जाने वाला। आप 6-6 7-7 घंटे की मैराथन देखते हो लोगों, दिमाग में सोचो, आप अगर 6 घंटे की किसी की मैराथन देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप आउटपुट कितना मिलेगा मुझे नहीं पता 6 घंटे में। मैं कह रहा हूं 1 घंटे में अगर मेहनत करके आप 50 क्वेश्चन,
अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, आपको सब कुछ चीज़ आती हो, पूरी तैयारी हो, और मैं 6 घंटे पढ़ाऊँ, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 6 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? 300 क्वेश्चन। क्या उस 300 में से आपके जरूरी है आएगा? कितना भी एक्सपीरियंस स्टेट वाला बंदा अगर कितनी भी अच्छी मैराथन ले ले, 2 4 5 क्वेश्चन आ जाए यार उसमें से, है ना, 6 घंटे। तो मैं कह रहा हूं मेरे 10 घंटे आप दे दो, 10 क्वेश्चन आराम से हिट कर लोगे, 15 क्वेश्चन भी हिट कर सकते हो, 15 या 45 नंबर हिट कर सकते हो भाई। अगर 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक अगर आप देख लोगे ना, काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आगे फिर कुछ सेल्फ भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो मेरे ये जो टॉपिक है वो आपको बिल्ड करेंगे उन कॉन्सेप्ट के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए, उन एमसीक्यूज के लिए जो आप हिट कर सकते हो, है ना। तो मैं इतना क्यों फोर्स कर रहा हूं आप लोगों को? आप टाइम दीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं, और आगे जाकर मैं वीडियो की क्वांटिटी बढ़ाने वाला हूं, एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देने वाला हूं, तो आप फटाफट फटाफट देख के उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका बेस रूट्स अगर मजबूत हुई, आगे जाकर कुछ कर सकते हो। तो सर परचेज कैड होगा, कब कब होगा? टू परचेज, परचेज कैड होगा कब होगा? फ्री सैंपल हो गया, है ना, मान लो गुड्स डैमेज हो गया, है ना, गुड्स डैमेज हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, डोनेशन दे दिया, मान लो आपने कहीं जाके चैरिटी दे दी, चैरिटी, ये सब किसकी करी? माल की। माल अकाउंट, तो ये डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेज, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल अगर आप यहां से उठाकर कहीं व्यापार से बाहर जाके फेंकते भी हो, डैमेज हो गया तो फेंकते हो, यहां से उठा के डोनेशन दे दिया, माल कम हो गया, यहां से उठाकर आपने चैरिटी कर दी, माल कम हो गया, यहां पड़ा था, आग जल गई अचानक से, सारी टॉफियां निकली, उससे बीच बीच में 50 टॉपी तो पीछे रह ही गई, 1000 टॉपी 100 टॉपी तो पीछे रह ही गई, जल गई सर वो। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, वहां पे परचेज ही आएगा। तो परचेज के सीआर होने के खूब सारे कारण है, ओनली ड्राइंग ही नहीं है। तो ये दिमाग में रखना, परचेज कब सीआर होता है? माल का आहरण करने पर, माल को फ्री सैंपलिंग करने पर, माल का विक्रय, सॉरी विक्रय पर तो विक्रय सेल्स क्रेडिट हो जाती है बेटा, सेल्स को छोड़ के कुछ भी तरीके से माल कम होता है तब परचेज क्रेडिट हो जाता है। और माल कम होने के खूब सारे तरीके हैं, फ्री सैंपलिंग कर लो, डोनेशन कर लो माल का, चैरिटी कर दो माल की, माल डैमेज हो जाए, माल जल जाए, माल चोरी हो जाए, माल बाढ़ में बह जाए, माल बर्बाद हो जाए, कुछ भी खरीद सके, सेल्स के अलावा किसी भी तरीके से अगर माल कम होता है तो बेटा परचेज क्रेडिट होता है। ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है सर? अच्छे से समझ में आ गया सर? मजा आ गया, ये हमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अच्छा लगा तो बात है आगे, गुड्स की ड्राइंग करोगे, गुड्स की ड्राइंग करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा? अलग मार्कर से लिख देता हूं, एंट्री भी आराम से होगी। ड्राइंग अकाउंट, ये ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या हो जाएगा? परचेज। तो सेल के अलावा यहां पे नोट डाल के लिख लेते हैं अपन, विक्रय के अलावा माल में यदि किसी भी कारण से कमी होती है तो परचेज अकाउंट सीआर होता, पेन लेयर करता है, पीपीटी, ये पावर पॉइंट में चला रहा हूं बेटा, इस चीजों को आप समझना, सीआर होता है। ये नोट डाल दिया मैंने, इस चीजों को देखोगे समझोगे आपके 100% समझ में आएगी। अब चलते हैं एमसीक्यू पे। व्यापार ने व्यापार से माल का आहरण क्या क्रेडिट होगा? क्या क्रेडिट होगा भाई? माल का आहरण क्या? परचेज क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। रोकड़ नहीं सर, रोकड़ का आहरण करते रोकड़, आहरण तो डेबिट होगा, ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्रय खाता, ड्राइंग टू परचेज। क्रय खाता कब क्रेडिट किया जाता है? माल का क्रय करने पर, परचेज, ये भी मैं करा भी चुका हूं, परचेज टू कैश, तो सर यहाँ पे तो परचेज डेबिट होता है। माल का आहरण करने पर बिल्कुल ड्राइंग टू परचेज यहाँ पे होता है। माल का उधार क्रय करने पर परचेज टू पार्टी होता है, परचेज टू पार्टी होती है, यहाँ पे भी क्रेडिट नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, नहीं ये आंसर है।
आया समझ में? तो इसके और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था। परचेज कब क्रेडिट किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? माल की फ्री सैंपलिंग करने पर, माल का दान देने पर, माल का आहरण करने पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे? दिमाग में ज्यादातर रटा हुआ हो तो माल का आहरण करने पर ही करोगे, बाकी ज्यादा नहीं करोगे। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। हो सकता है मेरे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो। ड्राइंग अदर देन कैश, कैश के अलावा ड्राइंग और कैसी हो सकती है भाई? कैश के अलावा ड्राइंग, उसके साथ साथ मैंने और भी कॉन्सेप्ट कराए। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस क्या कर दिए? पेड कर दिए। निजी व्ययों का भुगतान व्यापार से करना, अरे निजी व्ययों का भुगतान तो कैश में ही हुआ ना, तो एज ए लिखा हुआ तो यही होगा, निजी व्ययों का भुगतान व्यापार से किया, तो टू कैश तो गया ना भाई, कैश अकाउंट, ऊपर क्या? ड्राइंग अकाउंट, कोई खर्चा नहीं खुलेगा। मान लो लिखा हुआ है घर का बिजली बिल व्यापार से चुकाया 10,000 का, तो आपको क्या लगेगा? बिजली बिल, बिजली का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एज कैश हो गया, कैश जैसा हो गया, इसका भी खर्चा। व्यापारी ने व्यापार से अपने निजी व्यय का भुगतान किया, क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? रोकड़ खाता, आन खाता डेबिट होगा, एंट्री क्या होगी? ड्राइंग टू कैश। व्ययों का खाता नहीं, इनमें से कोई नहीं, रोकड़ खाता। व्यापारी ने व्यापार से निजी व्ययों का भुगतान किया, डेबिट क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट, आरएन खाता, व्यय खाता भी नहीं होगा, व्यय का खाता भी नहीं होगा, रोकड़ खाता भी नहीं होगा, डेबिट तो ड्राइंग की होगी। नेक्स्ट, ड्राइंग अदर देन कैश, कैश के अलावा ड्राइंग के लिए और क्या आ सकता है भाई? पार्टली एसेस्ट यूज, मतलब आधी एसेस्ट घर के लिए, आधी एसेस्ट व्यापार के लिए। मान लो फर्स्ट ईयर, एक छोटी सी बात सुनाता हूं आपको, उसमें मजा आएगा। एंट्री सर क्या होगी? देखो एंट्री क्या होती है बेटे इसकी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या यूज करी? पार्टली एसेस्ट, एसेस्ट यूज करी, कैश तो नहीं गया ना, तो ड्राइंग के साथ क्या लग जाएगा? टू एसेस्ट अकाउंट, कितना? जितनी अमाउंट थी, ये एंट्री होती है। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लेकिन अब आपको दिमाग में धीरे धीरे एकदम अच्छे से आ गया। लेकिन इसका लॉजिक बताता हूं मैं क्या हुआ। पहले साल अपन रहते थे किराए में या कहीं भी रहते हो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक बिल्डिंग खरीदी डबल मंजिल की, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये सॉरी ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब एंट्री क्या कर दी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, व्यापार से ही दिया पैसा तो सारा का सारा 10 लाख रुपया। अब ये पर्सनल यूज हो रही है, क्या हो रही है? पर्सनल यूज, ये हो रही है बिजनेस में यूज। तो अब भाई साहब, क्या आपकी 10 लाख की बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है? सर नहीं हो रही है, तो आधी हो रही है। लेकिन बिल्डिंग तो आपके पास 10 लाख की है, कैश बिजनेस से 10 लाख गया, तो एज ए कैश गया, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितने? 5 लाख की, आधी ड्राइंग मानी जाएगी। किस्सा खत्म। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू लैंड, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट, संपत्ति, इसमें कोई भी संपत्ति हो सकती है, मशीन, लैंड, कार। मान लो कार थी, 15 दिन तो घर पे रहती है, 15 दिन बिजनेस में रहती है, मतलब आधी घर पे यूज होती है, आधी बिजनेस में यूज। तो कार की जितनी भी वैल्यू, एक तो आधी आधी हो जाएगी। फ्यूल का जितना भी खर्चा तो सब आधा आधा हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का जितना भी खर्चा हो सब आधा आधा हो जाएगा। अगर आपने ज्वाइंट में कर रखी है तो एंड में आधी आधी करनी पड़ेगी, या शुरू से ही आधी आधी रखनी पड़ेगी। आया समझ में ना? ओके सर, आ गया। इसके डीप कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी तो मैन मुकड़े मुकड़े दिखा रहा हूँ, डिटेल क्वेश्चन भी दूंगा मैं भाई। कह रहा हूं ना, कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेबस से इतने डीप पूछे गए, दिमाग हिल गया। तो जूनियर अकाउंटेंट है, काफी टाइम से वैकेंसी अटकती जा रही है। मेरे जैसे कोई खुरापाती टीचर हुआ, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में पूछ लिया, तो आर्ट साइंस वालों की दवा निकल जाएगी। व्यवसाय की संपत्तियों का निजी कार्य में उपयोग किया प्रविष्टि में कैड होगा। व्यवसाय की संपत्तियों का निजी कार्य में उपयोग, निजी कार्य, निजी निजी, ड्राइंग सर ड्राइंग, ये तो हम अच्छे से रट के बैठे हैं, हमने रटने का ही काम है ना, निजी में होता ही ड्राइंग। बिल्कुल सही बात है।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट का किया ना भाई, संपत्तियों का किया, रिकॉर्ड का थोड़ी किया। तो खाता कौन सा क्रेडिट होगा? एसेट। रोकड़ खाता नहीं, आन खाता नहीं, संपत्तियों का खाता बिल्कुल, संबंधित संपत्ति भी होगा। व्यवसाय की कार का निजी कार्य में उपयोग किया प्रविष्टि में क्रेडिट होगा। कार यहाँ एसेट या क्या आ जाएगा? कार, कार का खाता। कोई दिक्कत नहीं सर, अब एमसीक्यू हमारे फटाफट हो रहे हैं। और ये अभी भी है क्या कुछ? ड्राइंग अदर देन कैश, नकद के अन्यथा अलावा कुछ है क्या और भी? एक्सपेंसेस पार्टली पर्सनल यूज। ओ तेरी तो, मान लो भाई आप क्या करते हो, कौन सा फ्यूल कॉल उठाते हैं, आपने वैन लेने की है, ठीक है। अब भाई वैन आपके परमानेंट बिजनेस में ही पड़ी रहती है, मार्केटिंग करके वापस आती है, बिजनेस में ही पड़ी रहती है, नो डाउट। 12 महीने के 12 महीने बिजनेस में पड़ी रहती है। लेकिन बीच में क्या हुआ, आपने फ्यूल के कुछ खर्चे किए, फ्यूल भरा रखा था, 5,000 का फ्यूल भराया, एंट्री होगी फ्यूल अकाउंट डेबिट। फ्यूल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। एक महीने का खर्चा हर बार होता है, तो उस महीने में फ्यूल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बिल आपके पास व्यापार में पड़ा है, कैश पेमेंट कर दिया, और अचानक से अब वो फ्यूल 1,000 रुपए का तो बिजनेस यूज हुआ, और 1,000 रुपया, 9,000 रुपया पर्सनल यूज हुआ। कितना हजार? 9,000। तो भी ड्राइंग हो गई। अब ऐसा तो है नहीं, कार लेके जब वैन लेके जाते हो, मान लो 15 दिन यहाँ चलती, 15 दिन यहाँ चलती है, लेकिन पहले 1 तारीख को आप बिल भराते, फ्यूल डलाते हो, तो उसको ये बोलते हो क्या भाई, ऐसा कर 10,000 का माल फ्यूल डाला, 5,000 का बिल कंपनी के नाम पे, 5,000 का बिल मेरे घर के नाम, मेरे नाम से, पर्सनल नाम से देना, या तो ऐसे बिल लो अलग से स्टार्ट से ही, बिल वापस बिजनेस आना नहीं चाहिए। कुल व्यय का लिखा हुआ लैंग्वेज कुछ आएगी, उसके लिए बता रहा हूँ। टू फ्यूल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना भाई? 5,000, सॉरी 9,000, ऊपर वाले में 9,000, यहाँ पे ये 9,000। कुल व्ययों का कुछ भाग निजी व्ययों का है, तो आहरण की प्रविष्टि करते समय कौन सा खाता क्रेडिट होगा? ड्राइंग टू एक्सपेंसेस, आहरण से संबंधित व्ययों का खाता। ड्राइंग टू एक्सपेंसेस रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस है वो, तो आहरण से संबंधित व्यय का खाता, व्ययों का खाता नहीं, आहरण से संबंधित कौन से व्यय थे वो। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। भाई साहब टाइम देख लेता हूं मैं, 1 घंटे और 27 मिनट की क्लास हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न 4, 12 है, 12 में तो एक तो हो गया बिल्स ऑफ, सॉरी इसके रेक्टिफिकेशन एरर, दूसरा हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग तो 1-2 मिनट का टॉपिक है, वो ज़्यादा इतना लेंदी है नहीं। कुल मिला के समझ लो ज़्यादा ज़्यादा आपने इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टाइम लग गया, बाकी 1 घंटे का टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे या 1 घंटे का टॉपिक बचा है, नॉन कैश की एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। खूब सारे एमसीक्यू डाल रखे हैं मैंने, ये रहे, दिख रहे हैं, ये देखो, ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, खूब सारे एमसीक्यू डाल रखे हैं। लॉस ऑफ गुड्स के एमसीक्यू डाल रखे हैं, डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू डाल रखे हैं, डिस्काउंट के डाल रखे हैं, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट डाल रखा है, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू डाल रखे हैं मैंने। तो भाई लोगों ये अपन करेंगे कल। ये आपको टॉपिक मॉर्निंग में मिल जाएगा, नाइट में शूट कर रहा हूँ। एक मैंने और शूट किया था, ऑडियो बिगड़ गया, उसका आगे पीछे हो गया, सही नहीं बना, वापस इसको रीशूट कर रहे हैं। 2-3 टेक्निकल एरर है, कुछ कारण हो गए फैमिली में, 2 दिन में गाँव था, आया नहीं, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है। टेंशन मत लीजिए, 20 जनवरी से पहले प्रॉमिस कर रखा है, पूरा कोर्स दे दूंगा, 100% दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।